बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। MTS 623 टेंसर एनालिसिस का कोर्स जिसमें आपके पास 58 to 110 मॉड्यूल्स हैं इस बैच के 2024 के। तो आपके पास यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो है वो डिस्कस करूंगी, लेकिन क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले मैं आपको बार बार ये बात कहूंगी कि जो चीज़ मैंने बताई वो तो चले आपने कर ही ली, लेकिन जो चीज़ नहीं भी बताई वो भी आपने करनी है। तो कोशिश करना है कि सारा सिलेबस करके जाएं। वीडियो बनाने के हक में मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप MSc के स्टूडेंट्स हैं, आपको तो खुद से सारा कुछ करना चाहिए, तो आपने कोशिश करनी है कि खुद से सब कुछ करके जाएं। ठीक है, वीडियो आपने कहा मैंने बना दी आपने, लेकिन फिर भी कोशिश करनी है कि सारा कुछ करके जाएं, एक एक चीज़ की प्रैक्टिस करके जाएं और सबसे पहले लास्ट से तैयारी स्टार्ट करें। एनर्जी मोमेंटम टेंसर से तैयारी को स्टार्ट करें और फिर आप स्टार्टिंग पे आए, कोवेरिएंट डेरिवेटिव समझें, क्रिस्टोफल सिंबल समझें। क्रिस्टोफल सिंबल समझ आएगी तो रीमान टेंसर समझ आएगा, तो नेक्स्ट ऑनवर्ड इस तरह से जाए। तो लास्ट से आपने प्रैक्टिस पहले करनी है एनर्जी मोमेंटम टेंसर वाले टॉपिक की, को मूविंग में, नॉन को मूविंग में, वो सारे ट्रेसेस उसके फाइंड करना, जो चीज़ मैं वीडियो में आपको बताऊंगी। तो बाकी आपने वो तो ठीक है कर लेना है, आपने एनर्जी मोमेंटम टेंसर का पहले कर लिया, फिर आप कोवेरिएंट पे आएंगे और फिर क्रिस्टोफल सिंबल आएंगे आपको, तो फिर आप नेक्स्ट आगे वाले सारे टॉपिक कर सकेंगे। तो क्रिस्टोफल सिंबल समझना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट के बगैर। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो अब हम अपनी थोड़ी सी इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहले तो आपको जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या जो जो इंपॉर्टेंट MCQs होंगे वो सारे ही मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस कर दूंगी। तो सबसे पहले आपके पास इन एडिकेसी ऑफ ऑर्डरी डिफरेंशिएशन में दिस वन इज द इम्पॉर्टेंट MCQs के उसकी फॉर्म क्या होती है, टी टिल्डा आई इज इक्वल टू टी आर पार्शियल एक्स टिल्डा आई बाय पार्शियल एक्स आर। तो ये उसकी इम्पॉर्टेंट फॉर्म। इसके अलावा आपके पास ये लिखा हुआ है कि जब एक्स टिल्डा है और आर लीनियर फंक्शंस ऑफ एक्स आर, तो तब हम उसको कहेंगे कि जो टी अलोंग द कर्व है इज ए कोवेरिएंट टेंसर व्हेन एंड ओनली। वो कब होगा, वो जब आपके पास एक्स टिल्डा लीनियर होगा एक्स आर फंक्शन के। एंड देन ये जो लास्ट नीचे थ्योरम की स्टेटमेंट लिखी गई ये इंपॉर्टेंट है MCQ के रिस्पेक्ट से। द डेरिवेटिव ऑफ अ टेंसर इज अ टेंसर इफ एंड ओनली इफ द कोऑर्डिनेट चेंजेस आर रिस्ट्रिक्टेड टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट है MCQs। इसके बाद यहाँ पे उन्होंने इसी आपका जो टॉपिक है इन एडिकेसी इसी के कर्वेचर के बारे में थोड़ा सा बता दिया कि आपके पास k इज नॉट इनवेरिएंट इन कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड dt बाई dt ये जो फॉर्म है इसकी वो एक जनरल टेंसर नहीं होगी। क्लियरली वो रिक्वायर अ कंसेप्ट ऑफ टेंसर डिफरेंशिएशन। तो इस केस के अंदर आपके पास ये एक टेंसर नहीं होता। अब इसके लिए हमें टेंसर की फॉर्म देखनी पड़ेगी, जो क्या होगी हमने सारी ड्राइव करके लिखेंगे। कोवेरिएंट डेरिवेटिव की डेफिनेशन, कोवेरिएंट सबसे पहले आपको पता होगा कि लोअर इंडिसेस में जो वैल्यू होती थी उसको हम कोवेरिएंट कहते थे। लेकिन कोवेरिएंट डेरिवेटिव क्या होता है, इज एन आर्बिट्रेरी टेंसर इज वो कोवेरिएंट डेरिवेटिव कोई भी आर्बिट्रेरी टेंसर का टेंसर होता है अगर विच ऑफ द कोवेरिएंट ऑर्डर एक्सीड्स दैट द ओरिजिनल टेंसर बाय एग्जैक्टली 1। ठीक है, ये आपके पास आपने इसकी अंडरस्टैंडिंग लेक्चर्स के थ्रू करनी है। मैं इसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं कराऊंगी, सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट जो मैंने हाईलाइट किया है, हाईलाइट के अलावा भी ये नहीं कि आपने सिर्फ यही करना है, आपने बिल्कुल इस पर डिपेंडेंट नहीं होना। रैंक ऑफ अ टेंसर डेरिवेटिव, किसी भी टेंसर का रैंक क्या होता है, अगर कोई जीरो ऑर्डर टेंसर है तो वो एक फर्स्ट ऑर्डर टेंसर बन जाता है। द डेरिवेटिव ऑफ द जीरो ऑर्डर टेंसर बिकम्स द फर्स्ट ऑर्डर एंड द डेरिवेटिव ऑफ द m ऑर्डर टेंसर बिकम द m+1 ऑर्डर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट MCQs है। और यहाँ से आपके पास अगर कोई डेरिवेटिव जो है वो डमी हो जाता है तो उस टाइम पे उसका रैंक कम हो जाता है। मतलब आपके पास यहाँ पे अगर आप यहाँ पे वैसे देखें तो आप इसको रैंक इसका चेंज होगा, लेकिन आपके पास यहाँ पे जे और जे डमी आ रहा है, इसकी वजह से इसका रैंक क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। देयर इज ओनली वन फ्री इंडेक्स। फ्री इंडेक्स कौन सा है, आई है। जो वैल्यू रिपीट हो रही होती है उसे डमी कहते थे, और जो वैल्यू एक दफा आती थी उसको फ्री इंडेक्स कहते थे। कोवेरिएंट डेरिवेटिव की इन केस ऑफ कार्टेशियन और कर्व स्पेसेस में हम अब इसको स्टार्ट करेंगे। और हम क्यों इसको डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर दिस इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि कार्टेशियन सिस्टम के अंदर हम बेसिस वेक्टर कौन से होते थे, एक्स के साथ आई लिखा होता था, वाई जे लिखा होता था, के लिखा था, वहाँ पे हम आई जे के को नहीं सॉल्व करते थे। लेकिन इन केस ऑफ कर्व स्पेसेस हमें इन बेसिस वेक्टर की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, और इन बेसिस वेक्टर की वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए ही हम कोवेरिएंट डेरिवेटिव को स्टार्ट करेंगे। इन कर्व स्पेसेस द बेसिस वेक्टर देमसेल्फ में वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। हो सकता है कि अब ये आई जे के को भी सॉल्व करना पड़े। दिस मीन्स दैट वी टेक द डेरिवेटिव ऑफ अ वेक्टर वी विल हैव टू डिफरेंशिएट द बेसिस वेक्टर। अब हमें इस केस के अंदर जो बेसिस वेक्टर है उनको भी फाइंड करना है, और बेसिस वेक्टर हमारे पास यहाँ पे क्या होंगे, आई थिंक E1 E2 E3 थे। ओके, उन्हीं को अब हम सॉल्व करेंगे। इन केस नेक्स्ट आपके पास पार्शियल v बाय पार्शियल x, E1 जो उसका वो i कंपोनेंट ले रहे हैं, j कंपोनेंट ले रहे हैं। आप जो पार्शियल v बाय पार्शियल x1 है उसका फार्मूला ये, पार्शियल v बाय पार्शियल x2 इसका फार्मूला ये आपके पास MCQ आ सकता है। इसके अलावा आपके पास ये
आपने फॉर्म जाके वीडियो से देखेंगे कि ये यार ये थीटा किस तरह से आई, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म थी। ये आपसे कोई एक या दो वो क्वेश्चन के अंदर पूछ सकता है कि आप इस इक्वेशन के अंदर से हमें प्रूव करके दें पार्शियल e1 बाय पार्शियल x2 पार्शियल e2 बाय पार्शियल x1 इक्वल है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेटेड सी फॉर्म थी, आपने इसको लेक्चर के थ्रू ही जाके देखना है, तो वहाँ से देखेंगे आपकी ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन या MCQ में भी आ सकता है। उसके बाद कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन में डेरिवेटिव्स में हम एक लास्ट पे इक्वेशन ड्राइव करके लाएंगे, पार्शियल v बाय पार्शियल एक्स आई को आप वैल्यूज देंगे, और उसके अंदर ये एक सैंपल आ रहा है गैमा आई जे के। ये जो गैमा आई जे के है इसी को ही आप क्रिस्टोफल सैंपल कहते हैं। ठीक है, क्रिस्टोफल सैंपल कहते हैं, और यही क्रिस्टोफल सैंपल है जिसको अंडर डेरिवेटिव्स ऑन द राइट हैंड साइड, आपके पास इस सारे ये जो डेरिवेटिव है कोवेरिएंट डेरिवेटिव्स है। ठीक हो गया, ये आपके पास इस कोवेरिएंट डेरिवेटिव की इक्वेशन होगी, और इसमें ये जो गैमा आई जे के पड़ा इसलिए क्या होता है, क्रिस्टोफल सैंपल होता है। और अब आपका क्योंकि क्रिस्टोफल सैंपल गैमा आई जे के उन्होंने थोड़ा सा बता दिया, तो मैं आपको पहले बता दूं कि क्रिस्टोफल सैंपल आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, दोनों में आपके पास के क्वेश्चन आ सकता है। तो कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसमें क्रिस्टोफल सैंपल ना आया हो। तो आपने क्रिस्टोफल सैंपल पर बार बार कमेंट सेक्शन में मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बताया कि अगर आपने अभी भी तैयारी शुरू नहीं की तो क्रिस्टोफल सैंपल पर अपनी ग्रिप और ज़्यादा अच्छी कर लें। ठीक है, आपको ट्रिक्स भी मिल जाएंगी क्रिस्टोफल सैंपल्स फाइंड करने की, क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, आपने वो थोड़े से क्वेश्चन भी कर लेंगे तो आपका पेपर हो जाएगा। आप फंडामेंटल टेंसर, हमें पता है फंडामेंटल टेंसर जी आई है, जिसको आप मीट्रिक टेंसर भी कहते हैं, लेक्चर नंबर 49 आपका। ये इंपॉर्टेंट इज एमसीक्यू, दीज फंक्शन आर कॉल्ड क्रिस्टोफल सैंपल्स और एन अफाइन कनेक्शन। ठीक है, इसको अफाइन कनेक्शन या क्रिस्टोफल सैंपल कहा जाता है। क्रिस्टोफल सैंपल ऑफ फर्स्ट काइंड के अंदर आप देखें हमारे पास लिखा हुआ है डेरिवेटिव ऑपरेट्स नीड्स टू डिफरेंशिएट अ टेंसर एंड गिव ए रिजल्ट दैट एन अदर टेंसर। अब आप उस टेंसर को डिफरेंशिएट करते हैं, उससे हमारे पास एक और टेंसर की जो है वो फॉर्म आ जाती है। क्रिस्टोफल सैंपल ऑफ फर्स्ट काइंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गैमा आई जे के। अब आपने ये गलती नहीं करके आनी है कि क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पूछा गया वो फर्स्ट काइंड का पूछा गया और आप उसको सेकंड काइंड का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर रहे हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कौन सा पूछा गया और उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला कौन सा है हमारे पास। क्रिस्टोफल सैंपल ऑफ फर्स्ट काइंड का फॉर्मूला याद करने का तरीका बहुत आसान सा है। जब आप आई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं तो आगे जे के है, जब आप जे के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो जे के अलावा आई के हैं, फिर जब आप के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो के अलावा आई जे बाकी बच रहे हैं तो वो जी आई जी बनेंगे। और ये क्रिस्टोफल सैंपल ऑफ फर्स्ट काइंड का फार्मूला इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है रिलेटेड इसके। और अब मैंने इसकी सारी डेरिवेशन जो है वो सॉल्व की थी, और उस टाइम पे लास्ट में बताया था कि क्रिस्टोफल सैंपल इज नॉट अ जनरल टेंसर। ठीक है, तो ये चीज़ आपसे वो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास कंप्यूट द क्रिस्टोफल सैंपल कोरिस्पोंडिंग टू द यूक्लिडियन मीट्रिक ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। और जो क्रिस्टोफल सैंपल्स आपने फाइंड करने हैं वो फर्स्ट काइंड के करने हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे, वो हो सकता है कि वो सिर्फ कहे कि फाइंड द क्रिस्टोफल सैंपल ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम या फाइंड द फर्स्ट ऑर्डर क्रिस्टोफल सैंपल ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, और वो आपको ये इक्वेशन भी नहीं दे, सिर्फ ये टर्म लिख दे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आपको पता होना चाहिए कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की मैट्रिक्स किस तरह की होती है। फर्स्ट कंपोनेंट 1 G1 1 होता है, G2 2 x1 का स्क्वायर होता है, और G3 3 आपके पास x2 का स्क्वायर x1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर x2 होता है। सिर्फ वो आपको स्फेरिकल कहेंगे फाइंड करें क्रिस्टोफल सैंपल फर्स्ट काइंड के स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। तो आपको ये मैट्रिक्स फॉर्म, ये जो G1 1 है, G2 2 है, ये G3 3, ये वैल्यूज पता होनी चाहिए। ये आपके पास एमसीक्यू में पूछ सकता है। इन केस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में G2 2 क्या होता है, तो G2 2 क्या होता है, x1 का स्क्वायर होता है। G1 1 क्या होता है, 1 होता है। तो ये चीज़ आपके पास एमसीक्यू में पूछ सकता है। इसके अलावा यहाँ हो सकता है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन पूरा ना आए। क्वेश्चन आपका किस तरह से आएगा, वो आपसे कहेंगे कि फाइंड द क्रिस्टोफल सैंपल गैमा 212 फॉल्ट सॉल्व करके दें फर्स्ट काइंड का। तो आपको फिर फॉर्मूला आना चाहिए अच्छे से ये वाला, तो आपने गैमा 212 उनको फाइंड करके देना है। ठीक है, आपको हो सकता है कि कंप्लीट ना आए, लेकिन ज़्यादा चांसेस आपके पास ऐसे वाले क्वेश्चंस भी आते हैं और ऐसे वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। और एक और क्वेश्चन भी है यहाँ पे जो कि उसी तरह से करना है, आप उसको दूसरी तरह से नहीं कर सकते। ये तो आपके पास हो गया क्रिस्टोफल सैंपल्स, सारा आ गया तो सारा करना है। एक दो टर्म्स आई तो आपने एक दो टर्म सॉल्व करके देनी है। उसके बाद जो क्रिस्टोफल सैंपल फर्स्ट काइंड का होता है वो भी सिमेट्रिक होता है, और जो क्रिस्टोफल सैंपल सेकंड काइंड का होता है वो भी सिमेट्रिक होता है, और जो फर्स्ट काइंड का होता है वो फर्स्ट दो इंडिसेस में सिमेट्रिक होता है। मतलब आप आई जे को जे आई लिख सकते हैं, लेकिन अगले दो इंडिसेस को चेंज नहीं कर सकते। और जो क्रिस्टोफल सैंपल सेकंड काइंड का होता है वो लोअर इंडिसेस में जो है वो सिमेट्रिक होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन केस ऑफ एमसीक्यूज। और यहाँ पे आपके पास अगर क्रिस्टोफल सैंपल सारे वैनिश हो जाए, जीरो हो जाए, अगर आपके पास किसी मैट्रिक्स के अंदर से कोई क्रिस्टोफल सैंपल फाइंड नहीं होता, तो इसका मतलब है कि आपके पास जी आई जे कॉन्स्टेंट है। क्या मतलब है जी आई जे के कॉन्स्टेंट होने का? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक जी आई जे मैट्रिक्स लिख के दिखाती हूँ।
मेरे पास G111 है और G22 भी 1 है, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू 0 है। अब मुझे इसके क्रिस्टोफल सैंपल फाइंड करने हैं, तो 1 भी कांस्टेंट, ये वाले G22 भी कांस्टेंट, तो मेरे पास ये सारे के क्रिस्टोफल सैंपल 0 आएंगे, तो मतलब कि मेरे पास GIJ मीट्रिक क्या है, फंडामेंटल मीट्रिक क्या है, कांस्टेंट है। ये मीट्रिक जो है वो कांस्टेंट है। इंपॉर्टेंट प्रूफ है, ये वेरीफाई करेंगे आपके पास गामा IJ के GI के इक्वल आता है, और ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है लेक्चर्स के थ्रू, अगर समझ नहीं आती तो वहाँ से देख लें। अब अच्छा जी, ये चीज़ आपके पास MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। गामा अल्फा अल्फा किसके इक्वल होता है, तो वहाँ पे मैंने इसको डिटेल से डिस्कस किया था। तो ये चीज़ आपके पास MCQs के रिस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है कि गामा अल्फा अल्फा इसके इक्वल होता है 1/2G अल्फा 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 के नॉट सम डाउन अल्फा, ठीक है। अल्फा पे सम नहीं होता। और ये क्वेश्चन है, तो ये एक दफ़ा क्वेश्चन भी आया हुआ है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से तो नहीं याद, लेकिन 1-2 दफ़ा मैंने इस क्वेश्चन को भी देखा हुआ है। अब आपने इसकी ये फॉर्म सारी देख लेनी है कि जो गामा अल्फा अल्फा बीटा है वो किसके इक्वल होता है, 1/2G अल्फा अल्फा बीटा के। अल्फा आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या बीटा अल्फा अल्फा भी लिख सकते हैं। ऑल रिमेनिंग क्रिस्टोफल सैंपल्स आर 0, इसका ये प्रूफ हुआ है और आपने इसका प्रूफ करना है, ठीक है। इसका प्रूफ करने के बाद अगर आपको इसके प्रूफ की समझ आ गई, तो नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट है, आई थिंक सो आगे है आपके पास, अभी नहीं आया। अब आपके पास आल, आपने इस ऊपर वाले थ्योरम को याद रखना है, ठीक है। इस थ्योरम को याद रखें, फिर मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ। अब आल गैमाज अगर सारे गैमाज 0 हो जाएं, तो मीट्रिक टेंसर हैव कांस्टेंट कंपोनेंट इन एवरी कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो दिस वन इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद आपके पास क्रिस्टोफल सैंपल, अच्छा वो आपके पास क्रिस्टोफल सैंपल ऑफ फर्स्ट काइंड के लिए ये क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आगे हमारे पास सेकंड काइंड के लिए भी आएगा, और वो क्वेश्चन और उससे रिलेटेड एग्जांपल फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, वो मैं आपको बता देती हूँ अभी। अब आपके पास क्रिस्टोफल सैंपल ऑफ सेकंड काइंड है, और क्रिस्टोफल सैंपल ऑफ सेकंड काइंड की ये फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर MCQs। आपके पास I ऊपर होता है, J के नीचे होता है, और मैंने आपको बताया था जैसे कि जो क्रिस्टोफल सैंपल ऑफ सेकंड काइंड होता है वो लोअर इंडिसेस में सिमेट्रिक होता है, मतलब J के है तो आप इसको KJ भी लिख सकते हैं, और ये इसकी प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद आप इसमें करते क्या है, आपके पास जो क्रिस्टोफल सैंपल ऑफ फर्स्ट काइंड था वहाँ पे आपके पास I J और K जो है वो नीचे लिखा गया था, और सेकंड काइंड में आप एक इंडेक्स ऊपर उठा के ले जाते हैं, मतलब हम आई को क्या करते हैं, ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। आई जब ऊपर चला जाता है तो वो क्रिस्टोफल सैंपल ऑफ सेकंड काइंड बन जाता है। इट इज सिंपली द रिजल्ट ऑफ रेजिंग द थर्ड सबस्क्रिप्ट ऑफ क्रिस्टोफल सैंपल ऑफ फर्स्ट काइंड। तो आप इसको थर्ड सबसे, आप इसको के को भी उठा के ऊपर लेके जा सकते हैं, आई को भी उठा के ऊपर ले जा सकते हैं। कई जगह पे डिफरेंट तरह से लिखा गया है, तो ये कोई प्रोमिनेंट नहीं है कि हम इसको इसी तरह से इसी यही सैंपल रहेगा इसका। आपको कहीं जगह पे इसका सैंपल, अगर आप बुक्स एक्सप्लोर करें टेंसर एनालिसिस की, तो आपको IJK की ये फॉर्म भी मिलेगी। अगर आपने टेंसर एनालिसिस की, मुझे बुक का नेम नहीं याद अभी, आपने फॉर्म्स देखी हो तो आपको IJ, सॉरी यहाँ पे कॉमन आएगा IJ K फॉर्म भी मिलेगी। तो आपके पास काफ़ी फॉर्म्स हैं, ये कोई आप डिफरेंट फॉर्म से क्रिस्टोफल सैंपल्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन लॉ है। ट्रांसफॉर्मेशन लॉ क्रिस्टोफल सैंपल ऑफ सेकंड काइंड के लिए, जैसे कि हमने लास्ट टाइम फर्स्ट काइंड का ऊपर देखा, तो इसकी डेरिवेशन है कंप्लीट। तो वैसे तो ऐसी डेरिवेशंस आपके पेपर्स में नहीं आती हैं, आपके पास टाइम थोड़ा होता है, टाइप करना होता है, तो लंबे लंबे क्वेश्चन जो है वो ऐसे क्वेश्चन से आते हैं, लेकिन आपने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। आपने इसको एक दफ़ा गो थ्रू ज़रूर हो जाना है कि इसमें कहा क्या गया है, ये क्यों आपके पास डेरिवेशन को सॉल्व किस तरह से करना है। अगर आपके पास आ जाए, क्योंकि पेपर सिस्टम जनरेटेड होता है हर दफ़ा, क्या पता डिफरेंट आता हो, क्वेश्चन टाइप किए जाते हैं अगेन, तो ये तो आपके कैंपस में मेन सिस्टम भी जानता होगा कि क्वेश्चन बार बार वही आते हैं, या आपके पास एक दफ़ा जो टाइप हो जाते हैं वही वाले आते रहते हैं। तो इस बात का तो कंफर्म नहीं है, लेकिन आपके पास आपने इसको एक दफ़ा गो थ्रू जरूर हो जाना है, ताकि आपको अगर आ जाए तो आपको क्वेश्चन ना आता तो ये आता हो। तो गामा IJK इज नॉट अ जनरल टेंसर एंड इज मेयरली एन अफाइन टेंसर। तो आपके पास ये एक अफाइन टेंसर। अब जैसे कि लास्ट में मैंने आपको बताया कि क्रिस्टोफल सैंपल ऑफ फर्स्ट काइंड इन केस ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर अब आपको कह दें इसी तरह से वो आपको कहेंगे क्रिस्टोफल सैंपल सेकंड काइंड के फाइंड करें पोलर कोऑर्डिनेट के लिए, और वो आपको ये मैट्रिक्स भी नहीं देंगे, सिर्फ लिखा हुआ होगा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आपको पोलर कोऑर्डिनेट का पता होना चाहिए कि जो G11 होता है वो 1 होता है, और G22 होता है वो x1 का स्क्वायर होता है, और इसके क्रिस्टोफल सैंपल्स आपने फाइंड करने हैं, और इसके टोटल 2 ही क्रिस्टोफल सैंपल्स हैं, आई थिंक सो। एक सेकेंड, आपके पास ये भी 0 आता है, गामा 212 है, और 122 है, और ओके 2 ही सॉल्व करने होते हैं इसके, बाकी सारे आपके पास इसके 0 होते हैं। तो ये 2 ही क्रिस्टोफल सैंपल हैं आपके पास। ये क्वेश्चन ज़्यादा आता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का, और एक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्वेश्चन इसके बाद नेक्स्ट आपके पास देखें गामा 122 है एक, और एक गामा 221 है, और जो 221 होता है वही 212 होता है। इसके अलावा बाकी सारे 211 भी 0 है आपके पास, 121 भी 0 है, 11 भी 0 है, तो बाकी सारे 0 है। तो आपके पास टोटल 2 ही क्रिस्टोफल सैंपल हैं आपके पास। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने इसको ध्यान
ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करनी है, लेक्चर के थ्रू देख लें अगर समझ नहीं आती हो तो। अब आपके पास यहाँ पे दिस वन इज द एमसीक्यूज। अब आपके पास ये चीज़ जो है जीआईजे की डायगोनल मैट्रिक है, तो आपने इस चीज़ को, या आपके पास क्वेश्चन भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और या आपके पास एमसीक्यूज के अंदर भी दोनों टर्म्स आ सकती हैं, ए बी पार्ट, ठीक है, ये ए बी पार्ट। अब आपके पास ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्रिस्टबल सैंपल ऑफ सेकंड काइंड इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेकंड काइंड का आपके पास, आपने पर पहले फर्स्ट काइंड का देखा था, अब आपके पास जो सेकंड काइंड का स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए, अगर तो वो आपको नहीं कहते कि किस मेथड से करें, तो आपको जो क्रिस्टबल सैंपल का मेथड आता है, जो हम वैसे फाइंड आउट करते आ रहे हैं, वो ही कर दें। और अगर वो आपको कहते हैं कि क्रिस्टबल सैंपल ऑफ सेकंड काइंड फाइंड करें बाय यूजिंग दिस मेथड, ये वाला मेथड, अगर वो आपको लॉग वाली ये वाली टर्म्स कोई प्रोमिनेंट कर देती हैं क्वेश्चन के अंदर, तो आपने फिर उसको उसी तरह से करना है, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन ही स्लाइड्स के अंदर इस तरह से हुआ हुआ है। तो अगर तो वो आपको एक प्रोमिनेंट वे में बता रहे हैं कि आपने इसको लॉग वाले मेथड से सॉल्व करके देना, तो आपको यही करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको ये वाला मेथड भी आना चाहिए, और ये क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, ये नहीं कि नहीं आता, बहुत दफ़ा आया है। तो आपने इस क्वेश्चन को लॉग वाले मेथड से सॉल्व करना पड़े, तो आपको ये फॉर्म्स, आपको ये ऊपर वाली फॉर्म समझ आ गई ना, आप इसको लेक्चर के थ्रू ट्रिक मैंने एक बताई थी, इसको लिखने का तरीका क्या है, तो अगर तो आपको ये समझ में आ गई, तो आपको ये क्वेश्चन करना बहुत ईजी हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को भी फिर इस मेथड से सॉल्व करके मैंने रीजनरेट की थी, न्यू बनाई थी वीडियो, ताकि आपके लिए और ज़्यादा आसानी से आपको समझ आ सके। तो ये क्वेश्चन भी आपको मिल जाएगा, आपने वो भी जाके देख लेना। तो ये क्रिस्टोफल सैंपल, अभी तक हमारा क्रिस्टोफल सैंपल ऑफ फर्स्ट काइंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का, क्रिस्टोफल सैंपल ऑफ फर्स्ट काइंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का, सेकंड काइंड स्फेरिकल का, सेकंड काइंड पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का, ये चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये अपनी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए कि क्रिस्टोफल सैंपल्स फाइंड आउट किस तरह से करती हैं। अच्छा जी, ये क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आपके पास एक एमसीक्यूज है कि जो एक्स आई होता है वो एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, और इन केस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास जो मीट्रिक होती है वो कुछ इस तरह से होती है, और यहाँ पे आपके पास एक चेन रूल लगाया गया था शायद, ये वाली फॉर्म्स वो आपसे पेपर में जो है वो पूछ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट आपने इन एग्जाम्पल से, अगर आपको इनमें से एक भी एग्जाम्पल समझ आ गई तो ना ऑनवर्ड सारी समझ आती जाएंगी, तो आपने इनमें से किसी एक एग्जाम्पल से जरूर गो थ्रू हो जाना, इसको जरूर रिवाइज कर लेना है। फाइंड द नॉन जीरो क्रिस्टबल सैंपल्स ऑफ एक्स टिल्डा 1 एंड एक्स टिल्डा 2, तो आपको एक्स टिल्डा 1 एक्स टिल्डा 2 के नॉन जीरो क्रिस्टबल सैंपल्स बताने हैं, और आपके पास टू सिस्टम है, टू डायमेंशनल है, मतलब आप आई को और जे को वन और टू वैल्यूज देंगे। नेक्स्ट ऑनवर्ड आपके पास कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन, दिस वन इज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। आपके पास यहाँ पे कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन के अंदर जो टी टिल्डा आई है वो इक्वल है टी आर पार्शियल एक्स आर बाय पार्शियल एक्स टिल्डा आई। तो इन ये इसकी नेक्स्ट सारी डिफरेंट डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन से बार बार गो थ्रू जरूर होना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है, प्रैक्टिस जरूर करें। बाकी आपको ये फॉर्म आनी चाहिए कि आपके पास कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन को किस तरह से इसका ट्रांसफॉर्मेशन ला क्या है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास लास्ट में एक टर्म लिखी हुई है, व्हेन द कंपोनेंट्स ऑफ पार्शियल टी आई बाय पार्शियल एक्स के are corrected by subtracting the certain linear combination of ti itself, the result is a tensor। तो आपके पास ये देखें, यही वाली फॉर्म को उन्होंने इस एक स्टेटमेंट में लिखा है। जब आपके पास इसको सॉल्व किया गया, आपके पास एक लीनियर फॉर्म उसमें से सब्ट्रैक्ट की गई, तो एज अ रिजल्ट आपके पास एक टेंसर ही आता है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ti itself, the result is a टेंसर। इसके बाद डेफिनेशन आपके पास है कोवेरिएंट वेक्टर की। इनकेस कोवेरिएंट आपको पता है कि लोअर इंडिसेस में वैल्यूज लिखी जाती हैं, और कंट्रावेरिएंट में एक अपर इंडिसेस में लिखी जाती है। तो आई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू के है, तो ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा दफ़ा एमसीक्यूज में ये चीज़ है, आपके पास क्विज में भी आई होगी, आपके पास पेपर में भी एमसीक्यूज में बहुत ज़्यादा दफ़ा आता है, और क्वेश्चन भी आ जाता है कि आपके पास कोवेरिएंट वेक्टर लिखें, कोवेरिएंट कंट्रावेरिएंट वेक्टर लिखें। और ये जो लास्ट नेक्स्ट हाईलाइट की गई ये चीज़, अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास एक और लाइन भी लिखी है, हियर द सेकंड इंडेक्स की एम्फसाइज दैट द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू के। जैसे मैंने आपको बताया कि आई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू के, यहाँ पे भी आपके पास आई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू के, और इसकी डेफिनेशन भी अभी हम रीड कर लेते हैं। द कोवेरिएंट डेरिवेटिव एंड द पार्शियल डेरिवेटिव्स कोइंसाइड व्हेन जी आई जी आर कांस्टेंट। कोवेरिएंट डेरिवेटिव, आपके पास कोवेरिएंट डेरिवेटिव एंड द पार्शियल डेरिवेटिव कोइंसाइड, इक्वल हो सकते हैं, या मैंने इसको लेक्चर के थ्रू बताया था आपको, ये इक्वल हो सकते हैं जब जी आई जे कांस्टेंट हो। और यहाँ पे इसकी डेफिनेशन बहुत ट्रिकी में लिखी गई है, इसको भी ध्यान से देखें। इन एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स आई, कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स आई, द कोवेरिएंट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स के। अब उस आई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू के बताना है, मतलब एक्स आई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स के ऑफ अ कंट्रावेरिएंट वेक्टर। अब यहाँ पे जो टर्म थी ऑफ अ कोवेरिएंट वेक्टर, एक्स आई द कोवेरिएंट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स के ऑफ अ कोवेरिएंट वेक्टर। तो यहाँ पे अब आपके पास डिफरेंस है कंट्रावेरिएंट का, और इसका फॉर्मूला भी डिफरेंट, कंट्रावेरिएंट में प्लस साइन, कोवेरिएंट में माइनस साइन। और बाकी आपके पास ये जो गैमास का लिखने का तरीका है या फॉर्मूला लिखने का तरीका आप लेक्चर के थ्रू देख सकते हैं। वैसे आपके पास सिंपल देखें, टी
टर्म है, टेंसर टी है, तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव सबसे पहले आई और के टर्म्स है, आई का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू के ले रहे हैं, और फिर माइनस साइन इन केस ऑफ कोवेरिएंट, और आपके पास आई और के टर्म्स है, आई और के टर्म, और एक और टर्म्स इंट्रोड्यूस कराई टी, और वही टर्म हमने आगे भी लिख ली। यहाँ पे आपके पास कंट्रावेरिएंट के अंदर आपके पास आई और के टर्म है, आपने क्रिस्टोबल एग्जाम्पल लिखा, और एक टर्म जो है यहाँ पे आई थिंक सो आपके पास टी आएगा। अगर मैं आपसे कंफर्म हो, अगर मैंने कंफर्म कर लिया अभी तो मैं आपको बता दूंगी, अदरवाइज आप इसको मजीद लेक्चर के थ्रू कंफर्म कर लें। इसके अलावा आपके पास ये जो 3 फॉर्म्स हैं इंपॉर्टेंट है आपके पास एमसीक्यूज के लिए, गैमा अल्फा बीटा विद रिस्पेक्ट टू गैमा अल्फा बीटा का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू गैमा अल्फा बीटा का डेरिवेटिव, और अल्फा बीटा इन कंट्रावेरिएंट, या आपके पास कंट्रावेरिएंट फॉर्म, या आपके पास कोवेरिएंट फॉर्म, और या आपके पास मिक्स्ड फॉर्म। ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और ये ना आपके पास आती हैं। एक क्वेश्चन है आई थिंक सो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, यहाँ आपके पास एमसीक्यूज भी आ सकता है। तो कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ अ स्केलर फंक्शन इज जस्ट द पार्शियल डेरिवेटिव। किसी स्केलर फंक्शन का डेरिवेटिव आपके पास ये फॉर्म पाई आपके सेमीकोलन अल्फा, यहाँ आप उसको 5 कामा अल्फा लिख लें, तो ये दोनों इक्वली बातें होती हैं। 5 का सेमीकोलन अल्फा का मतलब पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू, और ये जो कोवेरिएंट डेरिवेटिव होता है स्केलर फंक्शंस का, वो एक पार्शियल डेरिवेटिव होता है। तो ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। This one is the important question, V alpha alpha, and then the next one question is also important. Consider the polar coordinate for the covariant derivative V alpha का derivative with respect to alpha लें, और V alpha आपके पास ये बने, और आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट कहा गया मतलब 2 डायमेंशनल है, मतलब आपने आई और जे को, आई अल्फा को एक दफा 1 वैल्यू देनी है, अल्फा को एक दफा 2 वैल्यू देनी है। तो ये चीज़ आपके पास क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको क्वेश्चन किस तरह से आता है, सबसे पहले तो ये सुन लें, यहाँ पे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, और इसके कोवेरिएंट डेरिवेटिव वी अल्फा का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू बीटा लेना है। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो सकता है वो आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के ये गैमास क्वेश्चन में पहले दे दे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर लिखे हुए, और हो सकता है कि वो कोई एक प्रोमिनेंट कर दें कि इसका गैमा 212 फाइंड करें, और आप इसका वी अल्फा बीटा फाइंड करें, या गैमा 133 फाइंड करें। तो इस बात को आपने ध्यान रखना है, अदरवाइज ये दोनों क्वेश्चन जो है वो आपके पास इंपॉर्टेंट है। कोवेरिएंट डेरिवेटिव कोरोनिक डेल्टा का 0 होता है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, बहुत शॉर्ट सा क्वेश्चन है, आपके पास क्वेश्चन पेपर में भी आ सकता है। तो बाकी आप इसकी अंडरस्टैंडिंग लेक्चर के थ्रू करें। शो दैट द जी अल्फा बीटा विद रिस्पेक्ट टू गैमा इज 0। आपके पास अल्फा बीटा के डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू गैमा इज 0, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुआ है, ठीक है। आपने इसको अब प्रैक्टिस करनी है, खुद लिख के प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद ये आई स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर आपको पता है किस तरह से होता है। रैंक 2 देन शो दैट कि आपके पास ये फॉर्म जो है वो इक्वल है, तो ये फॉर्म आपके पास शॉर्ट एमसीक्यूज के अंदर आ सकती है। उसके बाद ग्रेडियंट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ग्रेडियंट की फॉर्म क्या होती है, ये वाली होती है, और फॉर्मूला ये होता है डाइवर्जेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये आई भी लिख लेते हैं, उसका फार्मूला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिवर्जेंस कोवेरिएंट में भी है, कंट्रावेरिएंट में भी है। ये जब कंट्रावेरिएंट फॉर्म में है और ए जब कोवेरिएंट फॉर्म में है, तो ये जितनी हाईलाइट चीज़ें हैं यहाँ पे ये सारी इंपॉर्टेंट है। इसका फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी ये वाली फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज में आ जाती है। इसके अलावा कर्ल के लिए इन केस ऑफ आई क्या फार्मूला होता है, इन केस ऑफ के क्या फार्मूला होता है, जे क्या हो सकता है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट। इन केस ऑफ लाप्लासियन डेल स्क्वायर फाई के लिए आपको ये फॉर्म होती है, तो आप ग्रेडियंट के ऊपर ही, ग्रेडियंट आपका क्या था, फाई कामा आई था, फाई कामा अल्फा था, तो ग्रेडियंट के ऊपर ही अगेन डेल ऑपरेट कर लें, तो वो आपके पास मतलब इस फाई कामा आई के ऊपर ही कामा एक और आई लिख दें, तो वो आपके पास क्या बन जाएगा, लाप्लासियन बन जाएगा, डेल स्क्वायर फाई बन जाएगा। अच्छा जी, के जो एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन है लॉन्ग का कर्व, और इसके बाद आपके पास एक्सेलरेशन के रिलेटेड है, तो यहाँ से आपके पास काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज बनते हैं। एक तो क्वेश्चन भी आ जाता है आपके पास, सबसे पहला एमसीक्यू जो टी आई जे है वो एक टेंसर है, द इनर प्रोडक्ट ऑफ टी आई जे विद अनदर टेंसर इज आल्सो अ टेंसर, तो इसका इनर प्रोडक्ट भी क्या है, टेंसर ही होता है। इसके बाद ये इसका फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में पूछा जाता है, इसको आपने ध्यान से देखना है कि टी आई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, मतलब आपके पास जो टी आई है वो एक एब्सोल्यूट डेरिवेटिव है, कैपिटल टी आई, और विद रिस्पेक्ट टू टी, और इसकी जो फॉर्म होती है वो ये होती है। बाकी आप इसकी अंडरस्टैंडिंग लेक्चर्स के थ्रू ही करेंगे, और इसकी ये वाले रूल्स दोनों के कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन के लिहाज से भी और कंट्रावेरिएंट डिफरेंशिएशन के लिहाज और एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन के लिहाज से भी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में ये पूछ लेते हैं। आपके पास यहाँ पे ये क्वेश्चन है एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन का, और इसको आपने एक दफ़ा गो थ्रू हो जाना है। इसमें उन्होंने कहा है कि द रिजल्ट ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ टी आई जे, आपने बताना है कि जो ये इसका आंसर है, ये टी आई जे की इनर प्रोडक्ट कहाँ है, विद द टेंजेंट वेक्टर टी एक्स आई बाई डी टी। अब आपको एब्सोल्यूट डिफरेंशिएशन का फार्मूला होगा, तो आप इजीली उसका इनर प्रोडक्ट ले सकते हैं। बट टॉर्शन टेंसर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा दफ़ा आया है आपके पास। डिफाइन करें टॉर्शन टेंसर को, यहाँ वो ये पूछ लेते हैं कि क्या टॉर्शन टेंसर आपके पास सिमेट्रिक होता है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होता, ठीक है। Even though the Christopher symbols are not tensors, their difference is also tensor.
क्रिस्टल सैम्पल्स जो है वो टेंसर्स नहीं है, लेकिन उनका डिफरेंस एक टेंसर है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इन टॉर्शन फ्री स्पेसिस के अंदर ये सिमेट्रिक हो सकता है। टॉर्श उसके बाद हाउएवर इन सम थ्योरीज द टॉर्शन टेंसर डज नॉट वैनिश, तो टॉर्शन टेंसर को अपनी फिंगर टिप्स पे कर ले। उसके बाद एक्सेलरेशन इन जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो ये फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। इन केस ये चीज़ अभी हम क्वेश्चंस के अंदर भी देखेंगे। आप बस यहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड करनी है और नीचे उन्होंने फार्मूला भी बता दिया, x1 x2 भी बता दिया है। और आपका पार्टिकल जो है वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर है। आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के क्रिस्टल सैंपल्स आने चाहिए, एक्सेलरेशन का फार्मूला आना चाहिए, सिंपल सारा कुछ गिवन है, बस क्रिस्टल सैंपल्स की वैल्यू पुट की, x1 x2 x3 की वैल्यूज पुट किया, डेरिवेटिवली आपके पास a1 a2 a3 का आंसर आ जाएगा। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। और अगर वो आपको ये फॉर्म भी वो क्योंकि क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ था, तो अगर आपको g1 1 g2 2 g3 3 पता चल गया तो आप इजीली a1 एक्सेलरेशन आपने फाइंड कर लिया, तो ये फॉर्म फाइंड करना फिर मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। तो आपको फार्मूला कोशिश करेंगे आपको अच्छे से आए फार्मूला आता होगा, तो आप इजीली जो है वो क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसके बाद कर्वेचर के अंदर से आपके पास 2 या 3 क्वेश्चन जो है वो ज़रूर आते हैं। आई थिंक सो यही वाला टॉपिक है, अदरवाइज मैं और भी ज़्यादा कंफर्म कर लूँगी कि कर्वेचर वाला यही टॉपिक है जो मैं आपको कह रही हूँ। कर्वेचर जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हाईलाइट जो चीज़ें की हुई हैं वो आपके पास एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो क्वेश्चन आता है वो देख लेते हैं। आपने इसका कर्वेचर फाइंड करना है इन केस ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कर्वेचर का फार्मूला सबसे पहले आपको आना चाहिए। कर्वेचर का फार्मूला जनरलाइज्ड फार्मूला ये होता है कि फार्मूला आपको आना चाहिए। फार्मूला आता होगा तो आपको वैल्यूज पुट करना इजीली हो जाता है। फार्मूला आपके पास अगर आपको पता है फार्मूला आपके पास क्या है, आपको g1 क्रिस्टल सैंपल्स पता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के, तो सिंपल वैल्यूज को पुट करना है और आपके पास उसका आंसर आ जाना है। तो फार्मूलाज ध्यान से रखें। जियोडिस्क आपके पास जियोडिस्क के अंदर अगर वो आपको पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या किसी भी और सिस्टम की कह देता है आर थीटा फाई की या आर टी थीटा फाई की, तो आपको सबसे पहले उस सिस्टम के क्रिस्टल सैंपल्स फाइंड करने पड़ेंगे। और वो जो क्रिस्टल सैंपल्स होंगे उनके बस आई जे की वैल्यूज, आई को वैल्यूज देंगे 1 2, पोलर है तो 2 वैल्यूज देंगे, स्फेरिकल है तो 3 वैल्यूज देंगे, 4 डायमेंशनल है तो 1 2 3 4 वैल्यूज देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये जियोडिस्क से रिलेटेड जो हाईलाइट चीज़ें हुई हैं आपने उनको देख लेना है। राइट है जियोडिस्क का सरफेस ऑफ सफियर की बताएं तो क्रिस्टल सैंपल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के सारे लिखे, सिंपल इनकी वैल्यूज को पुट किया और आपके पास जियोडिस्क की इक्वेशंस बन के आ गई हैं। और इसके अलावा इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज कांस्टेंट, अगर रेडियस कांस्टेंट हो देन ऑल द डेरिवेटिव ऑफ एक्स विल वैनिश, तो आपके पास डेरिवेटिव्स क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं अगर रेडियस कांस्टेंट हो तो एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एंड देन आपके पास यहाँ पर जियोडिस्क से रिलेटेड सारी एग्जांपल्स हैं, एब्सोल्यूट डेरिवेटिव से रिलेटेड, डाइवर्जेंस से रिलेटेड, कर्ल से रिलेटेड। तो आपको ये चीज़ों का फार्मूला आता होगा, सिंपल क्रिस्टल सैंपल्स की वैल्यूज को पुट करना है और आपके पास आंसर आते जाएंगे। तो इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा नहीं करी, ये जो चीज़ें हाईलाइट की गई हैं, डाइवर्जेंस आपके पास पेपर में आता है, कर्ल से रिलेटेड 1 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको सिंपल फार्मूले को ईजीली अपनी फिंगर टिप्स पे रखना है सबसे पहले। नेक्स्ट टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ टेंसर इन स्पेशल रिलेटिविटी के अंदर आपके पास यहाँ पे 2 पास्टुलेट लिखे गए हैं। ये 2 पास्टुलेट आपके पास एमसीक्यूज के लिहाज से फर्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट, आपके पास वो पूछता है कि लॉ ऑफ फिजिक्स आर सेम फॉर ऑल इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, तो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम एज एमसीक्यूज यूज किया जाता है या सेम को वो एज ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास नेक्स्ट हम मूव करते हैं, आपके पास इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, नेशनल रेफरेंस फ्रेम की डेफिनेशन लिखी गई है, तो आप एमसीक्यूज के वैसे अगर आप रीड करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद इवेंट स्पेस में आपके पास यहाँ पे इवेंट्स हैं, इवेंट स्पेस की डेफिनेशन है, इवेंट स्पेस की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए एमसीक्यूज के रिस्पेक्ट से। उसके बाद 2 तरह के इवेंट्स होते हैं। अब वो जो इवेंट्स होते हैं, जो 2 तरह के इवेंट्स होते हैं वो आइडेंटिकल हो सकते हैं, और ये जो मार्क्स की हुई चीज़ें हैं ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आपने अच्छे से देखना है। जो अब आपके पास अगर 2 इवेंट्स जो है वो आइडेंटिकल हो सकते हैं, जब वो आइडेंटिकल होंगे तो उस टाइम पे आपके पास x1i x2i दोनों क्या आएंगे, मतलब कि आपके पास यहाँ पे ith कंपोनेंट फॉर ऑल आईज के लिए ये आइडेंटिकल होंगे। यहाँ पे आपके पास जितनी भी वेरिएशन हो रही है, 2 इवेंट्स हैं 3 इवेंट्स जैसे भी है। उसके बाद दे आर साइमल्टेनियस, दे आर कोपोजिशनल एंड द स्पेशल डिस्टेंस जो है वो इस वैल्यू से फाइंड किया जाता है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज आपके पास अगर आपको ये आती होंगी तो नेक्स्ट हमारे पास इससे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चंस भी हैं, तो वो भी आपको जरूर आना चाहिए और उनमें से 1 या 2 क्वेश्चन आते भी हैं आपके पेपर में। तो ये स्पेशल डिस्टेंस का फार्मूला इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। कोपोजिशनल का क्या मतलब होता है, एमसीक्यूज में आ सकता है कि मतलब कोपोजिशनल है मतलब उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो सकती है। आप देखें ये जो आपके पास कोपोजिशनल और आइडेंटिकल हैं ये थोड़े सेम है, आपके पास एक्स कंपोनेंट, उसके बाद साइमल्टेनियस में डिफरेंस है। साइमल्टेनियस में मतलब वैल्यूज चेंज होती रहती हैं, साइमल्टेनियस का मतलब ये होता है चेंज होना, तो मतलब आपके पास पहले 0 x1 0 फिर x2 0 है। और इसके बाद स्पेशल डिस्टेंस बिटवीन इवेंट 1 और इवेंट 2 का फार्मूला dx1 स्क्वायर dx2 स्क्वायर dx3 स्क्वायर, और आपको स्पेशल डिस्टेंस हो गया। इसके बाद रिलेटिविस्टिक लेंथ है और रिलेटिविस्टिक मैस था या मोमेंटम था, चलिए देख लेते हैं। रिलेटिविस्टिक लेंथ के अंदर आपके पास यहाँ से
फार्मूला लिखा गया इसका, जिसको आपने ध्यान से देखना है, एमसीक्यूज में पूछ सकता है। एंड द नेक्स्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तो आपने छोड़ना ही नहीं है, इंटरवल टाइप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपके पास स्पेस लाइक है तो आपके पास वैल्यूज लेस देन जीरो होंगी, आपके पास लाइट लाइक है तो वो वैल्यू डी एस स्क्वायर जीरो के इक्वल होता है, और टाइम लाइक है तो वो ग्रेटर देन जीरो होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आपको ये और इसके रिलेटेड ये टर्म जरूर आनी चाहिए, क्योंकि डीएस में क्या होता है, dx1 dx2 dx3 और dx नॉट होता है। तो आपके पास ये स्पेस लाइक है तो ये सारी वैल्यूज dx नॉट से क्या होंगी, dx नॉट इन सारी वैल्यूज से लेस देन होगा। यहाँ पे इसको इस तरह से उल्ट करके लिखें तो ये सारी वैल्यूज ग्रेटर देन होंगी dx नॉट से। उसके बाद लाइट लाइक है तो आपके पास dx नॉट dx1 dx2 dx3 के इक्वल होगा। टाइम लाइक है तो आपके पास dx नॉट बड़ा होगा इससे, इस केस में dx नॉट छोटा होगा इन तीनों टर्म से। ये तीनों टर्म्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस भी हैं, वो क्वेश्चन भी इसके आनवर्ड आपके पास आगे आएंगे। अब स्पेस लाइक है और तो हमने लास्ट टाइम देखा कि लेस देन है ग्रेटर देन है। असल में स्पेस लाइक का मतलब क्या होता है, स्पेस बताया गया ना, स्पेस का मतलब जैसे हम एज अ प्लेस लेकर चलते हैं, तो वहाँ पे भी आप लेक्चर के थ्रू भी इसको देख सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे कि स्पेस लाइक है तो सेम टाइम होगा, आपके पास स्पेस मतलब प्लेस सेम नहीं हो सकती है। टाइम लाइक है तो टाइम का अपोजिट, प्लेस सेम होगी, टाइम सेम नहीं हो सकता है। और लाइट लाइक है तो मतलब कि वो एक नल, अगर उस इंटरवल की वैल्यू जीरो है तो उसको आप लाइट लाइक कहेंगे। तो ये छोटी सी आपने बाकी इसको ऑनवर्ड रीड कर लेना है। तो ये आपके पास उसके क्वेश्चन आगे स्पेस लाइक के, टाइम लाइक के, लाइट लाइक के, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास यहाँ पे 3 पार्ट्स बने हुए हैं, आपने इनको सॉल्व कर लेना है। अगर वैल्यू लेस देन जीरो आती है तो स्पेस लाइक, ग्रेटर देन जीरो आती है तो टाइम लाइक, और अगर इक्वल टू जीरो आती है तो वो लाइट लाइक होगी। तो ये तीनों क्वेश्चंस आपने तीनों पार्ट्स को प्रैक्टिस कर लेनी है। शो डेट साइमल्टेनियस इवेंट्स, जो आपके पास वैल्यूज जो जिनके अंदर ऊपर अपर में जीरो आता है वो स्पेस लाइक होती हैं। स्पेस लाइक का क्या मतलब था, वैल्यूज उसकी आपके पास लेस देन जीरो आती है और इसको आपने प्रूव करना है। तो आपके पास पता है आपको कि एक्स नॉट वन जो है वो एक्स टू नॉट के इक्वल होता है, और डी एक्स नॉट अगर हम इसका लें तो वो जीरो ही आएगा। हम इसका डेरिवेटिव ले लें तो आपके पास डी एक्स नॉट की वैल्यू आ चुकी है, इसकी वैल्यू को पुट किया, आप बस इसका आंसर माइनस साइन आया है, मतलब कि माइनस लेस देन जीरो है। तो स्पेस लाइक का हमें पता है कि स्पेस लाइक वैल्यूज लेस देन जीरो होती है। ये चीज़ आप एज आ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है या एज आ एमसीक्यू पूछ सकते हैं कि जो साइमल्टेनियस इवेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्पेस लाइक इंटरवल में होते हैं। इसके बाद को पोजिशनल है, को पोजिशनल में आपके पास डी आइज थी इसकी पोजीशन पे, इन पोजीशन पे आइडेंटिकल के केस में भी सेम था और को पोजिशनल के केस में भी। अब जो कहते हैं को पोजिशनल जो होते हैं वो टाइम लाइक होते हैं, और अगर हम इनका डेरिवेटिव लें तो डी एक्स आई आपके पास जीरो होगा, और डी एक्स आईज है मतलब आई वन टू थ्री हो सकता है, मतलब डी एक्स वन भी जीरो, डी एक्स टू भी जीरो, डी एक्स थ्री भी जीरो। तो इससे हमें पता चला कि ये वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। जब वो ग्रेटर देन जीरो हो तो वो टाइम लाइक इंटरवल होता है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपके पास मिनकॉस्की स्पेस टाइम। मिनकॉस्की स्पेस टाइम के अंदर आपके पास जो रिप्रेजेंटेशन है वो अभी हम नेक्स्ट फ्लैट स्पेस में होकर देखेंगे। मिनकॉस्की स्पेस को आपको पता होना चाहिए कि मिनकॉस्की स्पेस इन केस ऑफ यूक्लिडियन में या पॉइंटर ग्रुप में क्या होती है। तो ये चीज़ आपके पास नीचे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, इसको रीड आउट कर लेना है एज एमसीक्यूज के रिस्पेक्ट से। और इसके अलावा लोकली फ्लैट स्पेस टाइम क्या होता है, डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद इसकी मैथमेटिकल फॉर्म इज इंपॉर्टेंट, और मिनकॉस्की स्पेस टाइम 4 डायमेंशनल होती है। तो ये चीज़ हाईलाइट नहीं हुई, इसको भी आप हाईलाइट कर लें। 4 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है, इन विच एक्सिस उसके क्या होते हैं, इसके अंदर इसकी एक्सिस टी टी एक्स वाई जेड अगर हम इवेंट में लेकर चलते थे, एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू। द डिफरेंशियल पावर आर्क लेंथ इन मिनकॉस्की स्पेस इज गिवन बाय, तो आपके पास मिनकॉस्की स्पेस का इन केस ऑफ आर्क लेंथ जो उसका डिफरेंशियल आता है वो डी एस के डी एक्स नॉट बस एज इट इज, जैसे आपने लास्ट टाइम अभी ऊपर देखा। अब आपके पास मैट्रिक्स नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जी यू वी मैट्रिक्स फॉर्म, जैसे हम जी आई जे लिखते थे मैट्रिक, तो इसकी जो मैट्रिक्स नोटेशन है इसको याद रखना आपने। जो जी वन होता है वो वन होता है, बाकी सारे माइनस वन होते हैं। जी टू टू भी माइनस वन, जी थ्री थ्री भी, जी फोर फोर भी, होती भी 4 डायमेंशनल है, मतलब 4+4 की मैट्रिक्स है। सिर्फ जी वन वन होता है, या आगे आपको बहुत ज़्यादा दफ़ा यूज़ होनी है तो उसको अपनी फिंगर टिप्स पे कर लें। और ये आपके पास पूछ सकता है कि इन मिनकॉस्की स्पेस द वैल्यू ऑफ जी वन वन इज या वैल्यू ऑफ जी टू टू इज, तो जी वन वन पूछेगा क्योंकि जी वन वन डिफरेंट है आपके पास जी टू टू या जी थ्री थ्री से। तो उसके बाद जो मीट्रिक है वो उसको आप ईटा म्यू वी से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका इन्वर्स ईटा अपर में म्यू वी चला जाएगा तो आपके पास इज आल्सो सेम। तो इसकी डिनोट किस तरह से किया जाता है वो भी आपको पता होना चाहिए। इससे ऑनवर्ड आपके पास ये चीज़ एक दो दफ़ा आई है, आपने इसको लेक्चर के थ्रू देख लेना है। फ्यूचर इवेंट्स कौन से होते हैं, पास्ट इवेंट्स कौन से होते हैं, तो इसको आपने एक थोड़ा सा जाके अपना कंसेप्ट जरूर क्लियर कर लेना है कि होता क्या है। उसके बाद लाइट कौन जिसके अंदर आपके पास जो वैल्यू फ्लैश ऑफ लाइट एट पोजीशन 0 0 मतलब एंड टाइम t0 सेंस एक्ट एंड एक्सपेंडिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट विद इक्वेशन। तो आपके पास इसके लिए इक्वेशन ये होती है जिसमें आपके पास t0 होगा और एट द वैल्यू 0 0 मतलब x0 x1 x2 पे अगर आप उसको चेक करें तो उसकी जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह से बनती है। दिस द इक्वेशन ऑफ द लाइट कोन इन इवेंट स्पेस रिलेटिव टू इनर्शियल फ्रेम। तो लाइट कोन की ये फॉर्म इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट ऑन में रिलेटिविस्टिक डिस्टेंस, जैसे रिलेटिविस्टिक लेंथ था आपके पास, तो रिलेटिविस्टिक डिस्टेंस के अंदर एक लाइन लिखी हुई है कि रिलेटिविस्टिक डिस्टेंस इज एन इनवेरिएंट क्रॉस ऑल इनर्शियल फ्रेम्स, दिस इज ड्यू टू द पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी। अब ये चीज हाईलाइट नहीं की हुई, इसको भी हाईलाइट कर लें। रिलेटिविस्टिक डिस्टेंस जो होता है वो इनवेरिएंट होता है। इनवेरिएंट का क्या मतलब होता था? इनवेरिएंट मतलब वैल्यूज चेंज नहीं हो सकती हैं इसकी। ये इनवेरिएंट होता है सारे इनर्शियल फ्रेम्स के अंदर। और ये क्यों ऐसे आया? हमारे पास पोस्टुलेट था स्पेशल रिलेटिविटी का, जिसमें आपके पास ds स्क्वायर ds डेल्टा स्क्वायर की इक्वल होता है, और इसका आगे हम प्रूफ करेंगे और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके पेपर में आ सकता है। रिलेटिविस्टिक डिस्टेंस बिटवीन टू इवेंट्स इज आल्सो कॉल्ड इंटरवल, दो इवेंट्स के दरमियान में डिस्टेंस को आप इंटरवल कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास लोरेंट्स मैट्रिसेस हैं और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन है। जो चीज़ें हाईलाइट हुई हैं कॉस की स्पेस की हाईलाइट हुई हैं चीज़ें, जीवन में जब उसका 1 होता है बाकी -1 होते हैं, उसके लिए ये फॉर्म हाईलाइट हुई है। ds के ds टिल्डा स्क्वायर के इक्वल होता है। मैट्रिक्स फॉर्म इसको ड्राइव करना आपको आना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्म इसको किस तरह से हमने ये वाली फॉर्म लिख दी है, ये चीज़ ड्राइव करनी आनी चाहिए। और फिर आपके पास इन मैट्रिक्स फॉर्म, ये चीज़ MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा दफ़ा आई है, ठीक है। इसको आपने आपके क्विज में भी आई होगी, आपको अंदाजा होगा कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। A ट्रांसपोज G A इज इक्वल टू G, तो ये आपने ध्यान से हाईलाइट कर लें, इसको ध्यान से याद रख लें। उसके बाद ये इक्वेशन हमने ड्राइव करके लाए थे, इस इक्वेशन को आप वीडियो के थ्रू समझ लें। बाकी इस इक्वेशन का फॉर्म आपके पास, इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आगे हम देखेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लोरेंट्स ग्रुप। लोरेंट्स ग्रुप पेपर में बहुत ज़्यादा दफा आया, लोरेंट्स ग्रुप और लोरेंट्स को डिफाइन लोरेंट्स या फिर डिफाइन लोरेंट ग्रुप, तो दोनों में से किसी की एक आ सकती है, ठीक है। तो ये लोरेंट्स ग्रुप की डेफिनेशन होगी। इसके बाद आपके पास सिंपल लोरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन में आपके पास कुछ वैल्यूज गिवन थी x0 x टिल्डा 1 की। तो अगर तो आप मेरे लेक्चर लेकर आए हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप ले चुके हैं तो। अगर आपने अभी मेरा लेक्चर नहीं लिया ये वाले टॉपिक का, तो आपको वहाँ पे एक बात मिसिंग थी, तो जो कि मैं अभी क्लियर करने लगी हूँ। मैट्रिक्स फॉर्म इसकी किस तरह से लिखनी है। फर्स्ट टर्म में एक्स टिल्डा नॉट की है, एक्स टिल्डा नॉट के अंदर आपके पास एक्स, जो फर्स्ट टर्म है आपके पास, आप एक्स नॉट को 1 ओवर माइनस बीटा स्क्वायर से डिवाइड कर लें। एक्स नॉट इससे भी डिवाइड, एक्स नॉट भी इससे डिवाइड हो रहा है और बीटा x1 भी इससे डिवाइड हो रहा है, तो आप इन दोनों को सेपरेट करके लिख लें। जब एक्स नॉट इससे डिवाइड हो रहा है तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे, या आपके पास एक्स नॉट की वैल्यू बन गई एक्स नॉट ओवर 1 माइनस बीटा स्क्वायर। इसी तरह से माइनस बीटा इधर ही रहेगा, दूसरी वैल्यू आपके पास बनेगी x1 के लिए x1 ओवर 1 माइनस बीटा स्क्वायर होगा। अब आपके पास x टिल्डा नॉट के अंदर x नॉट और x1 की वैल्यू आई है, x2 और x3 की नहीं आई है, तो x2 और x3 की 0 हो गई है, और x नॉट की जो आई है, x नॉट की क्या आई है, x नॉट की जो आई है आपके पास x नॉट की वैल्यू है, मतलब इसके साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो 1 ओवर 1 माइनस बीटा स्क्वायर, तो x नॉट की वैल्यू की जगह ये लिख दिया। फिर x1 की वैल्यू के साथ माइनस बीटा पड़ा है, तो बीटा इससे भी डिवाइड हो रहा है, तो माइनस बीटा ओवर 1 माइनस बीटा स्क्वायर ये वैल्यू आ गई। अब x नॉट, इस x टिल्डा नॉट के अंदर x2 और x3 नहीं है, तो आपके पास वैल्यू 0 होगी। सिमिलरली x टिल्डा 1 के अंदर माइनस बीटा ओवर 1 माइनस बीटा स्क्वायर x नॉट की वैल्यू, फिर x1 ओवर 1 माइनस बीटा स्क्वायर 1 ओवर x1 है, तो मतलब 1 इसके साथ कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 1 ओवर 1 माइनस, ओके यहाँ पे 1 आएगा, सॉरी नीचे 1 ओवर 1 माइनस बीटा स्क्वायर आपके पास x1 की वैल्यू, और बाकी इस केस के अंदर भी x2 x3 नहीं है तो 0। x2 टिल्डा 2 के अंदर के, तो यहाँ सिर्फ x2 की वैल्यू है, मतलब x नॉट भी 0, x1 भी 0, x2 की वैल्यू 1 और आगे x3 भी 0। फिर x टिल्डा 3 में गए तो x3 की वैल्यू सिर्फ, तो आपके पास सिर्फ वो वैल्यू है। बाकी ये मैंने चीज़ उधर नहीं बताई थी, इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर आपको कंफ्यूजन हो कि वहाँ पे नहीं है तो इसलिए। अब आपके पास 4x4 मैट्रिक्स, ये जैसे फॉर्म लिखी गई है, इसको आप सिंपल लोरेंट्स मैट्रिक्स कहते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ जो छोड़ दी है मैंने, ओके, बीटा इज इक्वल टू v ओवर c इज द रिलेटिव वेलोसिटी के आगे हम टर्म यूज़ करेंगे, तो ये एक रिलेटिव वेलोसिटी होती है। यहाँ पे आपके पास माइनस b ओवर a आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी होगी, इसका इन्वर्स लिखा हुआ है। और इधर से आपके पास नथिंग एल्स, ओके। नेक्स्ट आपके पास लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम कॉन्ट्रैक्शन है, प्रॉपर लाइक कुछ इस तरह से टॉपिक्स हैं, तो उनको आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। प्रैक्टिस, अब आगे जितना भी काम है ना वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, यही नहीं कि यहाँ से पेपर नहीं आता, यहाँ से पेपर बहुत ज़्यादा आता है, लास्ट से पेपर आपका बहुत ज़्यादा आता है। जो चीज़ बहुत ज़्यादा आती है वो मैंने साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिखी हुई भी है, हाईलाइट भी उससे ज़्यादा किया हुआ है। अब आपके पास जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है, इसका आपके पास फार्मूला है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए। इसके बाद ये ड्राइव आप लेक्चर के थ्रू समझेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। टाइम डायलेशन का फार्मूला है वो देख लें। इसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास पेपर में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है आपने, इसका फार्मूला ड्राइव करना सीख लें वीडियो के थ्रू कि फार्मूला किस तरह से लिखते हैं, और लेक्चर्स के थ्रू, और बाकी आपने इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डी स्क्वायर इक्वल टू डी एस टिल्डा स्क्वायर MCQs में आ जाता है, तो इसकी प्रैक्टिस तो जरूर करनी है आपने। इसके बाद आपके पास फोर वेलोसिटी एक्सेलरेशन कंपोनेंट के अंदर वेलोसिटी का अगेन डेरिवेटिव लें तो आपके पास एक्सेलरेशन बन जाएगा, तो उसके कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं मजीद, वी एक्स एक्स एक्सिस में, वी नॉट में, वी वाई में, वी जेड में। फिर आपके पास डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी। नेक्स्ट है जी
नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे प्रॉपर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का टॉपिक। ओके, दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे आपके पास ds स्क्वायर ds टिल्डा स्क्वायर मोस्ट इंपॉर्टेंट था, देन दिस वन इज आल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए भी और क्वेश्चन के लिए भी। ui इज इक्वल टू सी स्क्वायर, इसको प्रूव करना, शॉर्ट्स ऑफ प्रूफ है, आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। इंस्टेंटेनियस रेस्ट फॉर्म की ये वाली फॉर्म एमसीक्यूज के रिस्पेक्ट से। उसके बाद रिलेटिव मास एंड रेस्ट मास क्या होता है, तो इसको भी आपने प्रैक्टिस कर लेना। रिलेटिविस्टिक मास ऑफ अ पार्टिकल विद स्पेशल वेलोसिटी, आपके पास किसी वेलोसिटी के साथ m ओवर m इंटू 1 माइनस v स्क्वायर c स्क्वायर होता है। मोमेंटम, जो जो चीज़ें हाईलाइट हुई हुई हैं आपने उस पर ज़रा ज़्यादा गौर करना है, लेकिन हाईलाइट के अलावा भी आपने कोशिश करनी है कि इसके अलावा भी सारा कुछ करें। एक वीडियो पे डिपेंड ना हो जाए करें, हम कोई हरफन मौला तो नहीं है जो यहाँ पे वीडियो बनाने बैठे हुए हैं और आपका वही आएगा पेपर में जैसे हम वहाँ पे जाके पेपर बना रहे हैं। ये तो बस हिंट्स होती हैं थोड़ी, जो आपको थोड़ी बहुत दे दी जाती हैं। रीमान टेंसर क्या होता है, रीमान टेंसर के आपके पास ये फॉर्म वी आई जे के, इसको इस तरह से लिखा जाता है, तो ये चीज़ आपके पास एमसीक्यूज में वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपके पास इसका फार्मूला बाय डेफिनेशन ऑफ कोवेरिएंट डेरिवेटिव, हम इसको ओपन करते हैं, ये चीज़ हाईलाइट नहीं की गई। कोवेरिएंट डेरिवेटिव का फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको तो आप अपनी फिंगर टिप्स पे कर लें कि आपके पास काफ़ी दफ़ा एमसीक्यूज में आया है, आपके पास जो एमसीक्यूज आते हैं पेपर में उसमें आया है। इसके अलावा क्वेश्चन थ्योरम इमीडिएटली अप्लाइज एट द एंड, आपके पास इसका जो फार्मूला आता है रीमान टेंसर का वो ये आता है, ठीक है। ये जो फार्मूला आता है इसको आप याद कर लें क्योंकि ये आगे आपके क्वेश्चंस में आएगा। इसको हाईलाइट नहीं किया, इसको हाईलाइट कर लें और ये आगे आपके क्वेश्चंस में यूज होने वाला है। इसके बाद आपके पास ये जो आर आई जी के एल है, इसी को आप रीमान या रीमान के क्रिस्टोफल टेंसर कहते हैं। देखिए, अगर आपको क्रिस्टोफल सैंपल आते होंगे ना तो आपको रीमान टेंसर आ जाएगा, क्रिस्टोफल सैंपल आते होंगे तो आपको रिकी टेंसर आ जाएगा। तो सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताई थी कि क्रिस्टोफल सैंपल्स को अच्छे से करें। इसके बाद यहाँ पे आपके पास आर आई जी के एल की फॉर्म, ये रीमान टेंसर है फर्स्ट काइंड का, ठीक है। इसके बाद भी इसकी सेकंड काइंड भी है, तो ये फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड के अंदर डिफरेंस याद रखना है। देखिए, जैसे आपके पास गैमा था फर्स्ट काइंड का तो उसके लोअर इंडिसेस में सारे आई जे के थे, इस तरह से रीमान टेंसर के भी लोअर इंडिसेस में सारे आर आई जे के एल है और ये उसकी फॉर्म लिखी गई और ये इसका फॉर्मूला जो लास्ट पे आपके पास आया। तो नेक्स्ट हम इसका ओके, ये अगर आपके पास ये फॉर्म लिख दिया है और अब आपने आई ऊपर उठा के ले गए हैं, इधर से आई को रेज कर लिया है, तो आपके पास रीमान या रीमान क्रिस्टोफल टेंसर ऑफ सेकंड काइंड बन जाएगा, लोअरिंग द कोवेरिएंट इंडेक्स। अगर आप इस आई को नीचे ले आते हैं तो वो आपके पास रीमान टेंसर ऑफ फर्स्ट काइंड बन जाएगा। तो इसको आपने इसके बाद एक नोट लिखा हुआ है, जो नोट लिखे हुए होते हैं उनको ध्यान से देखा करें, वो आपके पास वही चीज़ एमसीक्यूज में आ जाती है। वी मे नाउ से दैट द कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन इज ऑर्डर डिपेंडेंट अनलेस द मीट्रिक इज सच एज द रीमान टेंसर वैनिश। तो आपके पास रीमान टेंसर ऑर्डर डिपेंडेंट होता है जब तक मीट्रिक जो है वो आपके पास एक रीमान टेंसर जो है वो वैनिश नहीं हो जाता। आपने इसको समझ लेना है वीडियो के थ्रू। इसके बाद आपके पास इसका प्रूफ है, प्रूफ इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ हाईलाइट है उसको ज़्यादा गौर से देखें। आपके पास यहाँ पे इसका प्रूफ है, आर आई जे के एल, आर आई के एल जे, तीनों की फॉर्म्स ओपन की हैं, आपके पास उन दोनों को तीनों को ऐड कर लिया, आपके पास इसका आंसर जो है वो 0 आता है। और रीमान क्रिस्टोफल सैंपल्स जो होते हैं बिकॉज क्रिस्टोफल सैंपल्स आर सिमेट्रिक, वो तो हम पीछे देख के आ चुके हैं। इसके बाद प्रॉपर्टीज, जैसे आपके पास लास्ट टाइम क्रिस्टोफल सैंपल्स की प्रॉपर्टीज थी कि जो क्रिस्टोफल सैंपल्स होते हैं वो फर्स्ट काइंड सिमेट्रिक होता है, थर्ड सेकंड काइंड में आपके पास वो फर्स्ट टू इंडिसेस में सिमेट्रिक होता है। तो आपके पास प्रॉपर्टीज इसी तरह से रीमान टेंसर की भी हैं। और रीमान टेंसर किस तरह से सिमेट्रिक होता है, बिलो आर द सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ रीमान टेंसर। तो आपके पास ये सबसे पहले एक सिमेट्रिक प्रॉपर्टी लिखी गई आर आई जे के एल, इसको आप माइनस आर आई जे के एल लिख लें। फिर क्यू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी लिखी गई है, मतलब आप इसको आई जे को जे आई कर दें तो नेगेटिव साइन आएगा, मतलब अगर फिर आप उसको उसके बाद आपके पास नेक्स्ट के लिए क्यू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी लिखी गई है के एल के लिए, मतलब आप के एल को एल के लिख दें तो एक माइनस साइन आएगा। फिर अगर आप आई जे को के एल की जगह पे ले जाए तो एक माइनस साइन आएगा। फिर आप के एल को आई जे की जगह पे ले आए, एक और माइनस साइन आएगा, दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे प्लस आर के एल आई जे आर है। बाइनेंशियल आइडेंटिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाइनेंशियल आइडेंटिटी फर्स्ट आइडेंटिटी एंड सेकंड आइडेंटिटी बोथ दोनों इंपॉर्टेंट है, आपके पास क्वेश्चन के अंदर आ सकती हैं। अच्छा, यहाँ से आपके पास नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स रीमान टेंसर, जैसे आपको क्रिस्टोफल सैंपल्स मैंने हिंट से बताए थे कि आपको किससे पता चलेगा कि इस मैट्रिक्स के अंदर या इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कितने क्रिस्टोफल सैंपल्स एग्जिस्ट करती हैं, तो हम उसकी प्लेसेस चेक करते हैं, उसको वैल्यूज देते हैं, क्रिस्टोफल सैंपल्स पता लगाते हैं। रीमान टेंसर फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने यहाँ पे फॉर्मूलाज बता दिए हैं, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के कितने रीमान टेंसर एग्जिस्ट करते हैं, तो आपके पास जो अगर जो सेम वाली फॉर्म होगी, आपके पास 1 2 है या 1 2 1 3 1 3 है, मतलब ये दोनों सेम आ रहे हैं, तो उसके लिए आपने ये वाला फॉर्मूला लगा के चेक करना है, ठीक है। अगर फर्स्ट और थर्ड कंपोनेंट सेम आ रहा है तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगा के चेक करना होता है, और अगर वन एज इट इज आ रहा है 1 2 3 4 आ रहा है तो ये वाला फॉर्मूला। इसके बाद n इक्वल टू 12 एंड ये वाली जो क्वेश्चन है ना, ये आपके पास क्वेश्चन भी आया था एक दफ़ा, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे आपने। सिमेट्रिक ऑफ रीमान टेंसर एन ए एन बी आपके पास की फॉर्म लिखी गई है, आपको पता है कि ये ऊपर फॉर्म्स बताएंगे n माइनस
आपके पास n इंटू एन माइनस वन ओवर टू, एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू ओवर टू। तो ये दो फॉर्म्स लिखी गई हैं। तो इन दो फॉर्म्स को, ये तीनों फॉर्म्स जो लिखी गई हैं, इनमें हमारे पास क्या है, यहाँ पे उन्होंने n की वैल्यू दे दी होगी। इसको एक दफा रीड कर लेते हैं। दीज आर द टोटल कंपोनेंट्स ऑफ द रीमान टेंसर दैट आर नॉट आइडेंटिकली जीरो एंड दैट आर इंडिपेंडेंट। और यहाँ पे इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर लिया, फिर इस वैल्यू को कॉमन ले लिया, और एट द एंड आपके पास एक न्यू फार्मूला आता है एन स्क्वायर इंटू एन। और ये चीज़ आपके पास पेपर में आती है क्वेश्चन के अंदर। और जो रीमान टेंसर्स होते हैं वो भी आपके पास सिमेट्रिक होते हैं, और वो जो कौन से वैल्यूज जो है वो सिमेट्रिक हो सकती हैं, R1 to 1 2, R2 1 to 1। ये चीज़ एक क्वेश्चन है हमारे पास ऐसा, वो मैं अभी आपको नेक्स्ट बताती हूँ। तो ये चीज़ आपके पास MCQ में आई है। और वो ये वाला क्वेश्चन किस तरह से आता है, आप लिस्ट करें इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स को। अच्छा, एक और बात भी बताऊंगी कि आपके पास जैसे क्रिस्टबल सैंपल्स मैंने आपको लास्ट टाइम बताए थे, फिर लोरेंट्स वाले टॉपिक के अंदर से कुछ चीज़ें बताई, रीमान टेंसर के अंदर से भी क्वेश्चन आता है। तो रीमान टेंसर भी देखना है आपने। अब आपको बताना है कि n इक्वल टू 5 के लिए इसके कितने रीमान टेंसर होंगे, कितने बन सकते हैं। तो टाइप ए का फॉर्मूला लगा के चेक किए, फिर टाइप बी का, टाइप सी का, तीनों फॉर टाइप्स के। और वो पूछे, अगर वो आपसे ये MCQ आ जाता है कि आपके पास RIGKL के टाइप बी के कितने कंपोनेंट्स हैं, तो 30 टोटल कितने हैं। और ये चीज़ एक दो दफ़ा MCQs में भी आई है, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास पेपर में है, जैसे क्रिस्टोफल सैंपल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसके अंदर भी आपके पास सारी वैल्यूज देगा। यहाँ तक कि क्रिस्टोफल सैंपल भी हो सकता है कि बता दें कि ये क्रिस्टोफल सैंपल है। अब आप रीमान टेंसर का फॉर्मूला लगाएं, मैंने आपको जो लास्ट टाइम अभी आप पर हाईलाइट करके दिया, और आप रीमान टेंसर फाइंड करके दें। यहाँ वो सिर्फ कहेगा, ये सारी वैल्यूज आपको दे देगा, गैमाज भी दे देगा, और वो आपको कहेगा R1 to 1 2 फाइंड करके दें। हो सकता है ये पूरा क्वेश्चन ना आए, सिर्फ एक वैल्यू कह दे। क्वेश्चन किसी तरह से भी आ सकता है, प्रैक्टिस आपने सारी करनी है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, रीमान टेंसर का आपके पास निकल टोटल 6 रीमान टेंसर्स बन रहे हैं। बाकी आपने अंडरस्टैंडिंग वीडियो के थ्रू कर लेनी है। और RIGKL, अब आपके पास रिकी टेंसर जो होता है ये भी सिमेट्रिक होता है। उसकी ये फॉर्म्स लिखी गई हैं, रिकी टेंसर डिसिमेट्रिक अंडर कंट्रक्शन, जब कंट्रक्शन हुई तो आपके पास ये एक रिकी स्केलर बन जाता है। रिकी टेंसर और रिकी स्केलर दो डिफरेंट चीज़ें हैं, बाकी आप इसकी अंडरस्टैंडिंग कर लें। इसके बाद आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पेपर में काफ़ी दफ़ा आया है, R=2 के लिए। अब जैसे जैसे आगे जाती जा रही हूँ, मुझे अपने कॉन्सेप्ट्स याद आते जा रहे हैं। मतलब कि आपके पेपर्स में जो पेपर्स मेरे सामने कभी आए, वो आपके पास कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। तो आपके पास R=2 के लिए, यूनिट स्फीयर के लिए ये क्वेश्चन तो मैंने काफ़ी ज़्यादा दफ़ा देखा है, तो इसको भी अपनी फिंगर टिप्स पे रखें। नेक्स्ट आपके पास ये RIG और R वाले के अंदर आपके पास वो कह देता है यहाँ R फाइंड करें या RIG फाइंड करें। और अगर किसी का पेपर बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन हो तो उनमें से एक किसी का ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, तो वो आपको सारे रीमान टेंसर भी दे देगा इसके लिए, ठीक है। आपको वो कहेगा RIG फाइंड करके दें, तो क्वेश्चन इस तरह से आता है इसका। तो इसको भी आपने समझ लेना, सारे रीमान टेंसर या सारे क्रिस्टोफल सैंपल भी हो सकता है दे दे, कहेंगे ये फाइंड। इंट्रिंसिक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, मीट्रिक टेंसर क्या होता है, डेफिनेशन लिखी गई है इंट्रिंसिक की, मीट्रिक की। और ये जो रीमान, रिकी टेंसर, रिकी स्केलर है, ये सारे मीट्रिक टेंसर से ड्राइव किए गए हैं। मीट्रिक टेंसर क्या था हमारा, GIG। ये सारे फंडामेंटल मीट्रिक टेंसर हैं, जिसको फंडामेंटल टेंसर कहते हैं, उधर से ड्राइव किए गए हैं। एंड देयर फॉर इंट्रिंसिक मेजर्स ऑफ कर्वेचर। अब आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कर्वेचर का, ठीक है। कर्वेचर वाले टॉपिक के अंदर उसका फार्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए। और दिस कर्वेचर कैन बी एसोसिएटेड बाय गाशियन कर्वेचर ऑफ द सरफेस, मैंने हाईलाइट नहीं किया, ये चीज़ MCQs में आती है। इसके बाद यहाँ पे आपके पास कर्वेचर के अंदर क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, आपने इसकी अंडरस्टैंडिंग कर लेनी है। यहाँ पे आपके पास सारे रीमान टेंसेस उसने दे दिए हैं, कहेंगे कि रीमान कर्वेचर फाइंड करें, और रीमान कर्वेचर का फार्मूला आपने खुद लिखना है। क्वेश्चन में वो फार्मूला नहीं देंगे, रीमान टेंसर्स हाँ आपको दे देंगे कि रीमान टेंसर्स की क्या ये वैल्यू। यहाँ वो हो सकता है कि रीमान टेंसर भी ना दें, रीमान टेंसर भी ना दें, तो मतलब आपके पास 2 डायमेंशनल स्पेस है, आपने बस उसकी वैल्यूज़ को पुट करना है और आपने बस फार्मूला ड्राइव करके ले आना है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे की कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। रीमान कर्वेचर का जो अंदर की वैल्यू आती है वो रीमान स्पेस है, रीमानियन स्पेस, ओके। उसके बाद यहाँ से जीरो कर्वेचर, ओके। दिस वन आपके पास ये थ्योरम है, रीमान मीट्रिक इज द यूक्लिडियन मीट्रिक इफ द रीमानियन कर्वेचर k इज 0 एट ऑल पॉइंट्स। तो इस थ्योरम का प्रूफ भी हुआ है नीचे, तो इसको आपने देख लेना। लेकिन इससे इस जैसा एक और थ्योरम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो काफ़ी ज़्यादा दफ़ा आया कि अगर k0 है तो R0 प्रूफ करके दें, तो हम पहले k0 प्रूफ करेंगे, अगर k0 लेकर चलेंगे तो R0 उसको प्रूफ करेंगे, और इसका फिर आई थिंक सो कन्वर्स प्रोसेस में है। तो आपके पास ये चीज़ MCQs में भी आती है, अगर k0 हो तो R भी 0 होता है, लेकिन इसका कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम नॉट होल्ड। अगर R0 हो तो हम ये नहीं प्रूव कर सकते कि k भी 0, इट डज नॉट इम्प्लाइज। तो देखिए कन्वर्स तो हमने अभी सॉल्व कर लिया, आप बस 3-4 लाइनें रह गई हैं जिसका आपने प्रूफ जो है वो समझना है।
अच्छा, रीमान टेंसर के अंदर से आपके पास क्वेश्चंस कुछ इस तरह से आते हैं कि रीमान टेंसर के अंदर वो आपको हो सकता है कि सारे रीमान टेंसर्स दे दें और फिर आपको कहे कि रीमान टेंसर फाइंड करें R1212 का, या सारे क्रिस्टोफल सैंपल्स दे दें और R1212 फाइंड करके दें। तो आपके पास कुछ इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास इस ये डिफाइन कर दी गई है। अब वो इस क्वेश्चन के अंदर से कहेंगे कि ये सारे क्रिस्टोफल सैंपल हैं, इसको इसके लिए इस मेट्रिक के लिए आप हमें फाइंड करके दें ये वैल्यू। तो आपको सारे क्रिस्टोफल सैंपल सारे पता है, बस इस अगर रीमान टेंसर का फार्मूला आता होगा, आपने सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है। आई जे के की वैल्यू हमें I1 है, J2 है, K1 है, LB2 है, सारी वैल्यूज इधर पुट करेंगे रीमान टेंसर के फार्मूले के अंदर, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो फार्मूलाज याद रख लें आपके लिए और ज़्यादा इजी हो जाएगा। यहाँ पे रीमान कर्वेचर फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, मतलब कि के वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए कहा गया, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स की डेफिनेशन है। नॉर्मल कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन जो ये वाला पार्ट है, ये एमसीक्यूज में आता है, डी स्क्वायर एक्स आई बाई डी स्क्वायर, ये चीज़ एमसीक्यूज में आती है आपके। उसके बाद आपके पास ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो अभी बैच चल रहा है, जो पीछे वाला बैच था जिसमें मैंने वीडियोस रिकॉर्ड की थी, उस बैच के अंदर ये वाला, उससे पीछे वाले बैच में जब आपके पास MTS 623 के कोर्स स्टार्ट हुआ था, तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन जो मैंने सबसे ज़्यादा देखा फाइनल में, वो ये बहुत ज़्यादा आया है कि रीजन पे ये वैल्यूज़ हैं, तो आप इसके नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज़ को प्रूव करके दें। तो इस क्वेश्चन को आपने ज़रूर करना है, इसको नहीं छोड़ना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। या फिर वो इसमें से ये वाला पार्ट सिर्फ कह देते हैं प्रूव करें, कुछ इस तरह से क्वेश्चन आता है, तो आपने इसको जरूर प्रैक्टिस कर लेनी है। बायनरी आइडेंटिटीज आ गई हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, फर्स्ट आइडेंटिटी सेकंड आइडेंटिटी प्रूव करनी इंपॉर्टेंट है। आइंस्टाइन टेंसर की डेफिनेशन, आइंस्टाइन टेंसर देखिए ऊपर भी एक मैट्रिक वैल्यू पड़ी है, नीचे भी पड़ी है, तो ये मिक्स टेंसर होता है ऑर्डर 2 का। तो ये आइंस्टाइन टेंसर की आपके पास जो डेफिनेशन है वो आपको आनी चाहिए, डेफिनेशन क्वेश्चन में आ जाता है, डिफाइन आइंस्टाइन टेंसर। अच्छा जी, आइंस्टाइन फॉर अ रीमानियन मेट्रिक द डाइवर्जेंस ऑफ आइंस्टाइन टेंसर इज जीरो एट ऑल पॉइंट्स। और इसकी डाइवर्जेंस के रिलेटेड ये एक थ्योरम है जिसके लिए उसकी वैल्यू जो है वो जीरो आती है। वो आपके पास आइंस्टाइन टेंसर बाय लोअरिंग द इंडेक्स जी जो है वो सिमेट्रिक होता है। जैसे आपको इस क्रिस्टोफल सिंबल सिमेट्रिक थे रीमान टेंसर में हमने देखा, इसी तरह से जो आइंस्टाइन टेंसर होता है ये भी सिमेट्रिक होता है। एमसीक्यूज में आ सकता है। अगर दोनों इंडेक्सेस सेम हो जाते हैं कि वैल्यू जो है वो जी इक्वल टू जी आई वैनिश इफ द स्पेस इज फ्लैट, तो आपके पास इसका आंसर क्या आता है 1/2r, और ये वैल्यू वैनिश हो जाती है, मतलब कि जीरो हो जाती है, मतलब जी का आंसर जीरो। तो ये आपके पास थ्योरम है आइंस्टाइन टेंसर का, जो कि इंपॉर्टेंट। एनर्जी मोमेंटम टेंसर के अंदर आपके पास जो चार वैल्यूज हैं, ये T00 Ti0 0 i, इसका पता होना चाहिए कि ये होती क्या है। और ये आपके पास कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ एनर्जी मोमेंटम टेंसर को आप इस तरह से लिखते हैं, ये चीज़ एमसीक्यूज में आती है। या फिर वो ये भी, ये दोनों सेम सेम ही बातें हैं जो यहाँ पे और यहाँ पे लिखी गई हैं, तो वो दोनों तरह से आपके पास पूछ सकते हैं। बाकी आपके पास नेक्स्ट, अच्छा अब आपका जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है कंपोनेंट्स ऑफ एनर्जी मोमेंटम टेंसर। दो तरह से कंपोनेंट्स होंगे आपके पास। सबसे पहले जो कंपोनेंट्स दिए गए हैं वो आपके पास मूविंग या को मूविंग या नॉन को मूविंग फ्रेम में होंगे। तो याद रखने का बेहतरीन तरीका, स्टेटमेंट सबसे पहले मैं थोड़ी सी रीड करके आपको बता देती हूँ कि फ्रेम जो है वो फ्रेम विद फ्लो ऑफ द डस्ट फ्लूइड इज कॉल्ड द को-मूविंग फ्रेम। को-मूविंग फ्रेम के अंदर आपके पास देखें सिर्फ सी स्केयर पी स्केयर की वैल्यू है, बाकी सारी जीरोज हैं, बाकी सारे जीरो। अब आपके पास ये किसके लिए, डस्ट के लिए, ऑफ डस्ट इन विस्कोसिटी स्पेस टाइम। इसके बाद हम जो नेक्स्ट देखते हैं आपको डिफरेंस भी फिर समझ आ जाएगा। आप देखें अब वो कहता है कि इसको ड्राइव करके दें, तो अगर तो आपको इवेंट स्पेसिस लास्ट टाइम प्रॉपर वेलोसिटी प्रॉपर एक्सेलरेशन का थोड़ा सा कंसेप्ट जो मैंने आपको पीछे बताया, तो आप उसके अंदर से इजीली ये सारी वैल्यूज को जो है वो ड्राइव कर सकते हैं। तो आपने डेरिवेशंस वगैरह उधर से देखनी है। को मूविंग फ्रेम की में क्या है, सिर्फ पी स्केयर पी इंटू सी स्केयर आता है, तो ये उन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आपको ड्राइव भी करके दिया होगा। केस 2 के अंदर जब वो को मूविंग फ्रेम में नहीं है तो उसकी वैल्यूज आती हैं, और इनकी वैल्यूज को ड्राइव याद रखने का तरीका आप वीडियो से देखना है आपने। बाकी इनकी वैल्यूज और इसका फॉर्मूला नीचे आई थिंक सो कहीं लिखा होगा। अब आपका जो टॉपिक है ना एनर्जी मोमेंटम टेंसर, इसके अंदर को मूविंग नॉन को मूविंग फ्रेम ट्रेस वाले क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में आते हैं। अगर कोई क्वेश्चन यहाँ से गलती से हाईलाइट नहीं हुआ तो वो आपने कर लेना है, अदरवाइज ये जो अभी आपके पास सामने क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। क्वेश्चन में आपके पास कंजर्वेटिव इक्वेशन ऑफ एनर्जी मोमेंटम टेंसर इन केस ऑफ डस्ट लीड टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो क्वेश्चन देख के मुझे और ज्यादा याद आ गया कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने इसको भी देख लेना, हाईलाइट कर लें, इसको इंपॉर्टेंट लिख लें, तो ये क्वेश्चन आपके पास पेपर में आता है। इसके बाद को मूविंग फ्रेम का ट्रेस वाले क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट है। को ट्रेस आपने आपने ध्यान रखना है। को मूविंग फ्रेम के अंदर सिर्फ पी सी स्केयर वैल्यू आती है, तो आपने सिंपल आपके पास इसका बाकी वैल्यू सारी जीरो होंगी, सिर्फ एक ही वैल्यू होगी, तो वो वैल्यू पुट कर ली। उसके बाद ट्रेस आप नॉन को मूविंग फ्रेम, तो नॉन को मूविंग फ्रेम का ट्रेस आपने बताना है, तो ये ट्रेस है उसका सारा, बाकी वैल्यूज को ड्राइव आउट करना आप लेक्चर्स के थ्रू देखेंगे। उसके बाद आपके पास यहाँ पे को मूविंग फ्रेम है, और ये क्वेश्चन आपके पास फाइंड द कंपोनेंट विद GIJ मेट्रिक कंसीडर को मूविंग फ्रेम आपने देख लेना है। वैसे ट्रेस वाले क्वेश्चन आपके पास इंपॉर्टेंट। परफेक्ट फ्लूइड की
अगर डेरिवेशन के बाद आपके पास दो केसेस डेरिवेशन क्या है, डेरिवेशन को अच्छे से प्रैक्टिस करें। केसेस में आपके पास जो को मूविंग के लिए केस है और जो नॉन को मूविंग फ्रेम के लिए केस है। ये तो आपके पास को मूविंग फ्रेम की सारी वैल्यूज को उन्होंने लिखा है। देखें, अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, पीसी स्क्वायर पी आपके पास G22 की वैल्यू, G33 की वैल्यू, G44 की वैल्यू, अब आपको याद नहीं रहता कि इनकी वैल्यूज क्या है या कौन सी वैल्यूज थी परफेक्ट फ्लूइड के लिए, हम कैसे पता लगाएंगे। तो ये एक फॉर्मूला बस याद रख लें। तो आप देखें, आई और जे को 0 वैल्यू दी तो आपके पास U00 हो गया। यहाँ पे आपके पास आई जे की वैल्यू 0 दी। जैसे आप वैल्यू 0 देंगे तो आपके पास G00, तो आपके पास वैल्यूज को बाकी पुट किया, मिनकॉस की स्पेस से U00 की वैल्यू पुट की। आपको पता है कि यू आई, हमने लास्ट टाइम एक थ्योरम देखा था जो मैंने आपको कहा था इंपॉर्टेंट है, कि यू आई किसकी इक्वल होता है, सी स्क्वायर की इक्वल होता है। आई यहाँ पे 0 है तो वो इक्वल है सी स्क्वायर के। बाकी ये वैल्यूज पुट की तो आपके पास इसका आंसर पी सी स्क्वायर आ गया। तो आपके पास जो फर्स्ट, अगर आपको मैट्रिक्स याद नहीं रहती तो पी सी स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया। उसके बाद इसी तरह से आपने आई जी को 1 वैल्यू दी उस फॉर्मूले के अंदर, फिर आई जी को 2 वैल्यू दी, आई जी को 3 वैल्यू दी, तो आपके पास ये मैट्रिक्स के कंपोनेंट आ चुके हैं। तो ये आपके पास को मूविंग नॉन को मूविंग दोनों के लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और इसकी वैल्यूज को आपने फाइंड आउट इसी तरह से करना है। इसके बाद इनके ट्रेसेस भी इंपॉर्टेंट है, परफेक्ट फ्लूइड के भी, इन केस ऑफ को मूविंग फ्रेम और इन केस ऑफ नॉन को मूविंग फ्रेम, इन दोनों के ट्रेसेस इंपॉर्टेंट है। ट्रेसेस को आपने खुद हैंड लिख के प्रैक्टिस करनी है इसकी। इसके बाद इसके कंपोनेंट्स बताए गए हैं। कंपोनेंट्स, अच्छा जो आपके पास जो नेक्स्ट है यहाँ पे डिस्कस द कंजर्वेशन इक्वेशन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बल्कि कंजर्वेशन इक्वेशन आपने बतानी है। कंजर्वेशन का क्या होता है, जब भी कंजर्वेशन का वर्ड आ जाए मतलब कि आपके पास परफेक्ट फ्लूइड के लिए, और परफेक्ट आपके पास जो कंजर्वेशन इक्वेशन है एनर्जी मोमेंटम टेंसर की, जिसको आप अभी ऊपर देख के आइडियल की फॉर्म में भी जिसको लिख सकते हैं, वो वैल्यू 0 होती है। और अब आपने इसको प्रूव करना है कि ये वाकई ही कॉन्स्टेंट होती है। तो आपने सिंपल इसकी वैल्यू पुट की। परफेक्ट फ्लूइड के लिए तो पी सी स्क्वायर वैल्यू है, बाकी सारी आपके पास वैल्यूज पुट करने के बाद पार्शियल डेरिवेटिव्स लिए और आपके पास इसका आंसर जो है वो रो आ रहा है और वो एक कांस्टेंट टर्म है। तो ये चीज़ आपके पास इंपॉर्टेंट है। आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन के अंदर पास्टुलेट्स हैं, ये पास्टुलेट इंपॉर्टेंट है, ये पास्टुलेट इंपॉर्टेंट है। इसके रिलेटेड आपके पास आइंस्टाइन फील्ड इक्वेशन के रिलेटेड यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो कि ये फॉर्म इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में आती है, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, के की वैल्यू इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद आपके पास मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन की है, इन केस ऑफ मैक्सवेल, और इन केस जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये चीज़ आपके पास इंपॉर्टेंट है। इसको याद रख लें कि जब आपके पास एम्पेयर्स लॉ है तब क्या फार्मूला, फैराडेज लॉ है, गास लॉ है, गासेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म है, गासेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो डेल डॉट ही है, मैग्नेटिज्म है तो डेल डॉट भी है। तो मैग्नेटिज्म है मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिसिटी है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई है, और फैराडेज लॉ है। बाकी इसके अंदर से क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं तो चीज़ हाईलाइट हुई भी है, वो आपके पास एज एमसीक्यूज है। जो क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको बता देती हूँ अभी। उसके बाद मैथ्स कंपोनेंट 4 करंट मिनकॉस की स्पेस के अंदर ये फॉर्म। अच्छा, अब आपके पास यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, क्वेश्चन कुछ इस तरह से आते हैं। आपके पास 4 करंट और 4 पोटेंशियल वाला टॉपिक है, यहाँ पे इसकी फॉर्म है, इसको आपने देखना है। यहाँ पे आपके पास ओके, यहाँ से आपके पास फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर के अंदर फैराडेज टेंसर की डेफिनेशन लिखी गई है। अब आपके पास ये फ्लैट स्पेस के अंदर इसकी मैट्रिक्स है और इसका इन्वर्स बता दिया गया। ये इन टर्म्स ऑफ कंट्रावेरिएंट फॉर्म में लिखा हुआ है और ये लोअर फॉर्म्स में लिखा गया। इसकी वैल्यूज आपने लेक्चर्स के थ्रू समझ लेंगे किस तरह से लिखी जाती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इनकी शॉर्ट फॉर्म भी है और इनको वैसे ही क्वेश्चंस को किस तरह से लिखा जाता है वो भी। तो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन किस तरह का आता है, पेपर में वो क्वेश्चन देते हैं F10 फाइंड करके दे, तो F10 किस तरह से फाइंड करेंगे, अगर तो वो आपको नहीं बता रहे, फॉर्मूला भी नहीं बता रहे हैं, मतलब अल्फा 1 है बीटा 0 है, बाकी आपने इसके अंदर वैल्यूज को पुट करना है, आपके पास 1 0 आएगा। और अगर आपको वो नहीं, ये फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ तो आप इसकी शॉर्ट फॉर्म भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शॉर्ट फॉर्म, तो आप शॉर्ट फॉर्म वाला सीख लें लेक्चर के थ्रू या स्लाइड्स के थ्रू, जिस तरह से भी आप, तो आपके पास ये शॉर्ट फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसके बाद आपके पास मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन में ये 2 फॉर्म्स हैं, ये भी हाईलाइट कर लें, ये चीज़ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए है। इसके बाद आपके पास डाइवर्जेंस, ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने इस क्वेश्चन को मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से याद है। मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन फॉर्म आपने इसकी बतानी है और आपने प्रूव कहेगा वो आपको मैक्सवेल फील्ड इक्वेशन, और प्रूव करेंगे डेल डॉट वी जो है वो 0 के इक्वल है। तो वो आपको कंपोनेंट्स भी नहीं देगा, क्वेश्चन कंफ्यूज कर देता है कभी कभी। यहाँ वो आपको कहेगा कि बी एक्स बी जेड और बी वाई की ये वैल्यूज हैं, अब आप डेल डॉट वी को 0 प्रूव करके दें या डाइवर्जेंस ऑफ बी फाइंड करके दें। तो ये क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, क्योंकि देखिए शॉर्ट सा क्वेश्चन है, टोटल 4-5 लाइनें हैं, तो ऐसे क्वेश्चन ही आपके पेपर में ज़्यादा आते हैं। इन शॉर्ट फॉर्म भी इसका प्रूफ देखा गया तो आपके पास वैसे ही ये क्वेश्चन ज़्यादा आया था। बाकी इन शॉर्ट फॉर्म अगर आपको ज़्यादा अच्छे समझ आती है तो वो कर लें। डेल क्रॉस ही आपके पास फिर लास्ट वाला जो टॉप वैल्यू है वो सॉल्व की गई है, लास्ट हमारा जो 4th मैक्सवेल इक्वेशन थी। इसके बाद ये फॉर्म्स हैं इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा मिक्स फॉर्म, अल्फा बीटा दोनों फॉर्म्स, ये फार्मूलाज हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। अच्छा, अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो आपका क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो टॉपिक अभी आ रहे हैं आपके पास, डिफाइन नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस, पेपर में डेफिनेशन आती है।
क्या फॉर्म है इसकी, ये फॉर्म इंपॉर्टेंट है। डिफाइन द स्ट्रेस टेंसर, स्ट्रेस टेंसर किसको कहते हैं, डेफिनेशंस आती हैं लास्ट पार्ट के अंदर से, इसको डेफिनेशंस को लास्ट पार्ट से चेक से करना है। टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है, तो टेंसाइल और कंप्रेस, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव कब होता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट। कास्टिक फर्स्ट इक्वेशन और कास्टिक सेकंड इक्वेशन क्या होती है, तो ये फॉर्म एमसीक्यूज के लिए। उसके बाद डिफाइन प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस की डेफिनेशन, बाकी जो चीज़ हाईलाइट हुई है उसको देख लें। प्रिंसिपल स्ट्रेस की डेफिनेशन के बाद ये फॉर्म कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो बन के आई। अब आपके पास स्ट्रेस इनवेरिएंट की डेफिनेशन, मीन स्ट्रेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास। इसके बाद स्फेरिकल फॉर्म, ये तीनों फॉर्म्स आपने देख लेंगे, मीन, प्रेशर, स्फेरिकल, हाइड्रोस्टैटिक स्टेट भी जिसको कहते हैं। अब इसके रिलेटेड जितने भी यहाँ पे इस टॉपिक के बाद क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट है आपके पास। यहाँ पे हमने वैल्यू फाइंड करनी है, स्ट्रेस स्टेट फाइंड करनी है, बाकी वैल्यूज को पुट करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। इसके बाद यहाँ से आपने नॉर्मल और शियर स्ट्रेस फाइंड करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टेंसाइल और कंप्रेसिव कंपोनेंट बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब प्रिंसिपल स्ट्रेस फाइंड करना है। डिफाइन स्ट्रेन टेंसर, स्ट्रेन टेंसर काफ़ी दफ़ा आया है। मीन स्ट्रेस काफ़ी दफ़ा आया है। ये टर्म्स एप्सिलॉन आईजे और डब्ल्यू आईजे फाइंड करें, ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा आया है। तो जो लास्ट टर्म आपके लास्ट कुछ लेक्चर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो चीज़ें हाईलाइट हुई हैं, स्टिफनेस टेंसर क्या होता है, इलास्टिक टेंसर की फॉर्म क्या होती है, ये दोनों आनी चाहिए। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बता दी वो तो आपने करनी ही है, लेकिन एक वीडियो पे डिपेंडेंट नहीं हो जाना। आपने कोशिश करनी है कि सारा काम करें। मैं इस हक में कभी भी नहीं हुई कि मैं वीडियो बना के दूँ, काफ़ी मुझे भी अभी टाइम लगा कि मैं इसको वीडियो को बनाऊँ, अभी इसकी एडिटिंग होगी। तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। और एक वीडियो पे बार बार कह रही हूँ, डिपेंडेंट नहीं हो जाना, तैयारी सारी करके जानी है। ये ना हो आप सिर्फ एक वीडियो पे रहें और आपके पास पेपर में, सिस्टम जनरेटेड पेपर में कोई और क्वेश्चन आ जाए। तो आपने कोशिश करनी है कि जितना ज़्यादा हो सकता है लास्ट वाले टॉपिक्स को पहले तैयार करें, एनर्जी मोमेंटम टेंसर वाले टॉपिक्स को। क्रिस्टोफल सैंपल करें, क्रिस्टोफल सैंपल करेंगे, रीमान टेंसर आपको खुद बहुत आ जाएगा, रिकी टेंसर खुद बहुत आ जाएगा। लोरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन वाले टॉपिक्स में से कुछ जो डेफिनेशन आपको बताई गई हैं, क्वेश्चन बताए गए हैं, ए नॉट ए जे वाला फॉर्म, वो क्वेश्चन आपके पास लेक्चर नंबर आपके पास 79 के अंदर जो क्वेश्चन है वो ध्यान से करें। बाकी लास्ट वाले टॉपिक्स वो आपने पहले करना है, ठीक है। लास्ट वाला टॉपिक एनर्जी मोमेंटम टेंसर जहाँ से आपका स्टार्ट हो गया, आप पहले वो करें, फिर ये जो लास्ट पे जो क्वेश्चंस हैं ये वाले क्वेश्चंस करें, और देन आप क्रिस्टोफल सैंपल्स पे जाएं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक करने, अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।